चलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी टूक दी 2016 पेपर. ओके, उसमें हमने लॉजिकल केसेस देखे कि हर एक इजी और ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है डिस्पाइट वी डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग अबाउट दैट क्वेश्चन. ओके, तो टुडे वी विल टेक 2017 पेपर ए सेट. ओके, और हम लास्ट पेपर की पैटर्न पे ही इस पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हम किस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है अबाउट पार्लियामेंट. प्राइवेट मेंबर्स बिल इज बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड. चलो, पहली तो ट्रिक यहाँ पे लग रही है कि यार यहाँ पे ओनली का मेंशन है. ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द चांसेस इसके गलत होने के ही है. ओके, अगर सेकंड थिंग देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड. चलो, तो अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स को देखेंगे तो पहले होते हैं नॉमिनेटेड और इलेक्टेड. इलेक्टेड के भी बाकी के लोग जो होते हैं तो ऑपोजिशन में रहते हैं, बाकी गवर्नमेंट में रहते हैं. बाकी गवर्नमेंट में भी बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं उनके अंदर रहते हैं. बाकी जो गवर्नमेंट भी में भी रहते हैं बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, तो उनका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होता है. तो ये बोल रहे हैं कि जस्ट नॉमिनेटेड, बट ऐसा नहीं है. अगर गवर्नमेंट का कोई प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट का अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर अगर बिल प्रेजेंट करे तो भी तभी भी उसका ओनली दैट टाइम दैट बिल इज कॉल्ड एज दी मतलब गवर्नमेंट्स बिल. अदर बाकी के जो इतने सारे सारे मेंबर्स है, ओके, मतलब नॉमिनेटेड, इलेक्टेड बट इन ऑपोजिशन, इलेक्टेड दो इन गवर्नमेंट बट नॉट पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सारे अपने प्राइवेट मेंबर्स आते हैं. और उनके द्वारा बिल अगर पार्लियामेंट में रखेंगे तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं. तो नॉट जस्ट नॉमिनेटेड बट दोज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपीज आर नॉट पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, तो पहले तो गलत हो गया. अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे तो रिसेंटली द प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन, ओके, बोल रहा है कि हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री. चलो यार, हिस्ट्री अभी तो अब तो 2052 से लेकर पार्लियामेंट का काम चल रहा है. ओके, तो इतने टाइम में तो एक एक बार तो हो ही जाएगा ना यार. तो अभी ऐसा तो नहीं हो सकता. कितना कितना मतलब स्पेसिफिक भी बोल रहा है कि अभी तक एक बार भी नहीं हुआ. उसके रॉन्ग होने के चांसेस तो बहुत बढ़ ही जाएंगे. तो ये भी रॉन्ग है, हम मार्क करेंगे. हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे. अगर किसी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी अगर 50 से 100 के बीच में आएगा, दो इट इज मतलब उसका सही होने का भी चांस अगर 50 से 100 के बीच आ सकता है. मतलब अगर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ओके, और हमें जस्ट 2 भी पता है, तभी भी हम मार्क की तरफ जाएंगे और उसको मार्क की भी करेंगे. तो फिर अगर फर्स्ट टाइम नहीं होता, तो अगर कुछ तभी ऑर्डर दे देता ना, तो उसके उसके बारे में हम एक बार तो सोच ही लेते हैं. लेकिन इतना स्पेसिफिक बोल रहा है कि फर्स्ट ही बोल रहा है. इतने सारे ईयर का टाइम स्पेन अगर देखेंगे तो इतने में तो फर्स्ट टाइम ही बहुत ज्यादा ही हो गया. तो इसका आंसर है डी. सेकंड बोल रहा है विथ रेफरेंस टू दी ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली, उसको कंपैरिजन कर रहा है. पहला पहला देख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यन यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट, okay, in warfare, whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence. Yes, Indus Valley के people most of the times ये war के लिए जाते नहीं थे और उनका अप्रोच भी था ना वैसा थोड़ा पीसफुल ही था. ओके, तो ये तो जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट और एनसीईआरटी का वैसा उठाया स्टेटमेंट है. सेकंड अगर देखेंगे, ये बोल रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, whereas Indus Valley people knew only, okay, copper and iron. Got it? और यू माइट नो कि यार इंडस वैली पीपल को भी कोड पता था. ओके, तो इतना तो पता ही होना चाहिए. और अगर नहीं भी पता तो ये ओनली वर्ड भी दिया रखा है यहाँ पे. और नेक्स्ट अगर देखेंगे आयरन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइटर है इस ऑप्शन में. आयरन अगर देखेंगे तो वैदिक पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका आया था, इसलिए वो महाजना पदार्थ, ओके, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के यूज में आया था, इसलिए ये तो कट ही हो गया यहाँ से. ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. सेकंड गया. ओके, हमारे पास बचा 1 and 1 and 3. थर्ड अगर देखेंगे, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. तो यार ये तो सही स्टेटमेंट है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हिस्ट्री का देखोगे तो सिंगुलर आंसर होने के चांसेस मतलब वन ओनली, ये बहुत कम होता है, कम रहते हैं. मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज में अगर देखोगे तो हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन होगा एंशियंट हिस्ट्री का, ओके, तो अगर उसमें सिर्फ सिंगुलर आंसर बोल रहा है मतलब वन वन ओनली, टू ओनली, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. अगर बाकी क्वेश्चन में डबल ऑप्शंस दिए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन तो अपना श्योर करेक्ट है बिकॉज ओनली 2 ऑप्शंस वेर लेफ्ट, तो हम सी की तरफ जाएंगे. गॉट इट? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, रिकॉग्निशन कर रहे हैं मतलब सर्टिफाई कर रहे हैं.
मतलब अगर इसका इसका मतलब समझो पहले, अगर स्कीम के बारे में नहीं भी पता तो क्या कर रहा है, एक रिकग्निशन दे रहा है, मतलब एक उसको सर्टिफिकेशन दे रहा है ना, इसका मतलब यही तो होता है। ओके, अगर सॉरी, अगर हम पहला पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये बोल रहा है कि सर्टिफिकेशन, ओके इसको होल्ड पे रखेंगे। अगर दूसरा देखोगे तो ये बोल रहा है कि इनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटीज फॉर डिस्टेंस लर्निंग। ये क्या करता है, सिर्फ इनरोल। अब ऐसा तो होता नहीं कि इनरोल करने से ही आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, मतलब आप ऐसा तो नहीं हो रहा था ना कि आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे और आपको डिग्री मिल जाएगा। ऐसा तो ये लॉजिकल भी नहीं है ना, ये तो श्योरली कट हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है कि रिजर्विंग सम स्किल जॉब्स फॉर रूरल एंड अर्बन पुअर पुअर स्किल जॉब्स इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यार स्किल जॉब्स बोल रहा है, उसको रिजर्व करेगा। अगर ठीक है, अगर पुअर है ना तो बाकी के पुअर स्किल्ड है, बाकी के अनस्किल्ड है। ओके, ये बोल रहा है कि सारे पुअर्स को, ऐसा तो हो नहीं सकता। और उसको उसको भी कहा दे रहा है जॉब, स्किल जॉब्स दे रहा है। अगर अगर कुछ पुअर अगर स्किल ही नहीं होंगे, अनस्किल रहेंगे, तो उसको स्किल जॉब्स कैसे देंगे? ये भी इलॉजिकल हो गया। ओके, तो फिर हम 50-50 तक आ गया, डिस्पाइट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्कीम। ओके, तो अगर इसका आंसर तो पहला ये, बिकॉज ट्रेडिशनल चैनल्स मतलब जो अपना वोकेशनल ट्रेनिंग रहता इनफॉर्मल, उसको ये इसका मेन मैंडेट और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था स्कीम का, इसलिए हम 50-50 में आ गए थे। ओके, इसलिए हम 1 मार्क करेंगे। अगर नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस। ये क्या करता है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स को कौन सा एक नेशनल टाइगर रिजर्व है कि वो ज्वाइन करता है। ओके, तो हम इस पे क्या करेंगे, कौन से स्टेट ऐसा है कि जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कनेक्ट होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के बॉर्डर पे। ओके, तो हमें अगर नहीं भी पता कौन सा कहाँ पे, लेकिन कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है हमें पता होना चाहिए। शेषाचलम देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में आ गया, ये तो कट हो गया। अगर नाला मल्ला देखोगे, ये भी तो आंध्र में ही है, ये भी कट हो गया। नागरहोल और सत्यमंगलम 50-50 तक आ गए। सत्यमंगल इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ बोल रहे हैं। अगर इक्वालिटी का अगर ब्रॉडर देखोगे आर्टिकल 14 को, तो उसके दो दो अंग है। पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों सेम इक्वालिटी प्रमोट करते हैं। ओके, अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ देखोगे तो इसका मतलब ऐसा होता है कि किसी को ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं देने की जिससे उसका फायदा हो। सबको इक्वल, मतलब लॉ के नजर में सब सारे इक्वल ही है। ओके, मतलब किसी को प्रिविलेज देना नहीं है। गॉट इट? ओके, तो यहाँ पे अगर इलिमिनेशन की तरफ भी जाएंगे हम, तो पहला है कि एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी। इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी। यार ऐसा कैसा हो रहेगा, आइडियोलॉजी पूरा निकाल दोगे तो इक्वलिटी उसका कुछ रिलेशन ही नहीं है। सेकंड बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। यार रॉन्ग, कौन सी भी कंट्री में तो कंपटीशन रहना ही चाहिए ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। यार अगर रिस्ट्रेन नहीं रहेगा तो जिसको मतलब लिबर्टी, इतना निगेटिव लिबर्टी हो जाएगा इतना ज्यादा प्रमाण में, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना, कोई भी कुछ भी करेगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर रहेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई भी किसका किलिंग करेगा, और बहुत मतलब ओवरऑल सोसाइटी का जो पीस और एक्सेलेंस है सब बिगड़ जाएगा। अगर आपको ऐसा इस वर्ड पता भी नहीं है, तभी भी आप इलिमिनेशन से ये तीनों शब्द को निकाल सकते हो इलिमिनेशन की तरफ से। ओके, तो अपना अपना आंसर आता है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, मतलब किसी को स्पेशल कंडीशंस देना नहीं है। ओके, इक्वालिटी में, लेकिन हम किसी को स्पेशल, मतलब उसको स्पेशल कंडीशंस दे सकते हैं। प्रिविलेज नहीं देना है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस दे सकते हैं। कहाँ पे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। इसी से हमारा मतलब रिजर्वेशन निकल के आता है। ओके, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्रैफिक। मैंने पहले बोला है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा तो उसका जो जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो गलत दे देगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि ट्रैफिक इज ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। रॉन्ग भाई। ओके, आप आपके आपके हिसाब से इसका देख लो, ट्रैफिक कौन बनाता है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, और वो आपको एक थिंकिंग पैटर्न बताना चाहता हूँ कि यार ऐसे क्वेश्चंस को कैसे, कौन से लेंस में से, कौन से प्रिज्म में से देखे। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग बताता है, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है कि द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन द वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स इज नॉट थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एज एक्जैक्टली, ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये बोल रहा है कि 42nd अमेंडमेंट टू बी में कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो पहला बोल रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यार ये तो पहले से ही था। ओके, सेकंड बोल रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एस दिस इज द करेक्ट आंसर। और आपको फर्स्ट, 7th, 24, 25,
42nd, 44, 73, 74, इतने बेसिक्स जो अमेंडमेंट्स है उसका डिटेल तो चाहिए यार आपको पता। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स, अगर आपको ट्रिक्स लगाने में बहुत रिस्क लग रहा होगा तो आपको इतने 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 अमेंडमेंट्स और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उसके सारे पे आपको डिटेल में एक एनालिसिस चाहिए। एट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स। मतलब ये बोल रहा है कि स्टेट डिमांड करता है राइट, मतलब सिटीजन्स की तरफ, उसको राइट्स बोलते हैं। इतना ऑपोजिट बोल रहा है। स्टेट एक पेरेंट्स पार्शल कम्युनिटी होती है। मतलब स्टेट क्या करता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मतलब सारे लोगों ने स्टेट को बनाया रहता है। ओके, और स्टेट क्या करता है, हर किसी का ख्याल रखता है, इसलिए वो सबको राइट देता है। तो ये क्या बोल रहा है, राइट्स आर प्रिविलेज। मैंने पहले बोल रहा कि ये प्रिविलेज नहीं है, इस क्वेश्चन में देखा कि प्रिविलेज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है। ओके, तो ये भी अपना गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स। यस, क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट। यस, एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट आंसर। और अगर एलिमिनेट करेंगे तो इस वर्ड से हम ये दोनों स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑट इट। नेक्स्ट वन, सिंपल एक इंडेक्स पूछ रहा है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। ओके, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी। एवरी सिटी बोल रहे हैं। अगर एवरी सिटी डेवलप करेंगे तो यार कैसा होगा, पहले हम कुछ तो भी पायलट प्रोजेक्ट रखेंगे, कुछ पहले इंपॉर्टेंट सिटीज टारगेट करेंगे। सब सिटीज को अगर टारगेट करेंगे तो यार कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होगा और उसका कुछ आउटकम भी नहीं निकल के आएगा, तो पहले तो श्योरली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्रीज। ओके, होल्ड पे रखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोग्राम एट एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल। यार कितना 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 एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और कंप्लीटली डिजिटल। यार जिसके पास फोन नहीं है तो वो कैसे जिएगा फिर? थर्ड भी रॉन्ग हो गया, बचा अपना आंसर। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इट डिसाइड्स आरबीआई's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ओके, अगर नहीं भी पता होगा तो होल्ड पे रखिएगा। सेकंड बोल रहा है कि इट इज अ 12 मेंबर बॉडी। फैक्ट, मैंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी फैक्ट्स को रॉन्ग ही बताता है। इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। ओके, चलो ये आप नीचे का नहीं भी देखेंगे तो भी एक 12 मेंबर बॉडी बोल रहा है। ओके, और फैक्ट मोस्टली रॉन्ग होते हैं, तो पहले तो सेकंड तो गलत हो गया, पहला और थर्ड। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, अगर ये नहीं भी पता होगा, मतलब ये तो आप सबको ही पता होगा। ओके, बिकॉज क्या बोलते हैं, अभी अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो सबको पता ही होगा, ऑब्वियसली पता होगा। लेकिन अगर नहीं भी पता होता तो मतलब एक दूसरे स्टेटमेंट के राज पहले स्टेटमेंट में फंसे होते हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ पे आरबीआई, ये आरबीआई है। ओके, और अगर आरबीआई है, आरबीआई का हाईएस्ट पर्सन कौन सा होता है? गवर्नर। तो यार यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कैसे चेयर करेगा इसको? ऑब्वियसली नहीं करेगा। ओके, आरबीआई चेयरमैन अगर है, ओके, हाईएस्ट ज्यूरिसडिक्शन का आदमी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, यहाँ पे बोल भी रहा है आरबीआई का। ओके, तो उसका जो कुछ मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज में डिफरेंस है ना। अगर फिजिकल पॉलिसी का कुछ होगा तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करता, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का है तो फिर क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रलिटी और बाकी का जो मतलब सेपरेशन ऑफ थिंग्स है, मतलब इकोनॉमिक का जो अपना बैकग्राउंड देखेंगे तो वो तो बचेगा ही नहीं। एक सिंपल इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल नॉलेज लगाएंगे तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अपना आंसर बचेगा, वो तो बचेगा सिर्फ आंसर 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना। ओके, जितने ज्यादा स्टेटमेंट देगा उतना अपने को सॉल्विंग के लिए इजी रहेगा। बिकॉज एक भी स्टेटमेंट्स अगर आपने को एक्सट्रीम लगा, इप्स एंड बट्स लगा, कुछ अलग ही लगा, एनोनिमस लगा बहुत ज्यादा, और क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्स लगे, ऑर्गेनाइजेशन रहे, तो भी हम उसको इजीली कट कर सकते हैं। तो फिर डरने का नहीं, अगर ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो वो आपका काम और ज्यादा आसान करेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके, तो अगर पहला देखेंगे जनरल स्टेटमेंट, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। यार हो सकता है मणिपुरी है, संकीर्तन है, कीर्तन मतलब सॉन्ग आ सकता है, मणिपुरी मतलब डांस भी आ ही सकता है। ओके, सिंबल्स आर दी ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यार कैसे हो सकता है? इतना स्पेसिफिक नहीं होगा ना कि यार ओनली सिंबल्स ही देगा, ऑब्वियसली नॉट। सेकेंड हम गलत कर देंगे यहाँ पे। ओके, अगर थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे वो बोल रहा है कि इट परफॉर्म टू नैरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, तो यार कर सकता है ना, अगर अगर ये थोड़ा स्पिरिचुअली लग रहा है ना, तो अपना स्पिरिचुअल एलिमेंट्स तो अपने कृष्ण को कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। तो इसका मार्क करेंगे बी।
Who among the following was associated with रैयतवाड़ी settlement in India? ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर इस टाइप ऑफ फेमस पर्सनालिटीज टाइप क्वेश्चन होते हैं कि मतलब इस क्वेश्चन वाले को पता है कि इसको अगर ये दोनों नहीं भी पता तो नो इशू, बट इसको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज वेरी फेमस वन। ओके, और इन्होंने कौन सी लैंड सेटलमेंट पॉलिसी शुरू की थी वो आपको पता चाहिए। गॉट इट? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी परमानेंट लैंड सेटलमेंट पॉलिसी। ओके, रेत वाली तो नहीं थी उनकी, तो ये तो पहले कट हो गया। ये हो गया, ये हो गया, डायरेक्टली आंसर पे आ रहे हैं। ओके, नो एनीथिंग मोर लॉजिक, नो जजमेंट्स, नथिंग, just one thing you know, means just one thing you got the tone of the question and you arrive at correct answer, means you derived your answer. Okay, then we can mark answer C. Fine. Next one, with context of solving pollution problem, what is the advantage of bioremediation? अब bioremediation तो पता है कि यार बायोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल करके कोई पोल्यूशन मतलब कुछ तो भी रिमीडिएट करना। ओके, उसका सिंपल लॉजिक ये है। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन नेचर। यस, ऑब्वियसली एनी कंटेमिनेंट विथ हेवी मेटल सच एज कैडमियम, ये पहले बोल रहा है हेवी मेटल बोल रहा है। हेवी मेटल मीन्स कि दोज हु टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डिसॉल्व और लॉट ऑफ टाइम टू गेट एलिमिनेटेड। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेसिफिकली यूजिंग हेवी मेटल। तो इसका टोन हमें थोड़ा नेगेटिव लग रहा है इस स्टेटमेंट का। और आगे बोल रहा है एंड लीड कैन बी रेडिली एंड कंप्लीटली। यार चलो, हेवी मेटल का भी अगर छोड़ देते तो ये बोल रहे कि कंप्लीटली। यार कौन सा ही भी ऐसा नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि 100% उसका आउटकम हो। यार मतलब एफिशिएंसी इज ऑलवेज नॉट अराउंड 100%, उसमें कुछ तो भी तो लॉसेस ऑलवेज बी देयर। एंड इफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स और यू नो एनीथिंग अबाउट साइंस, देन यू शुड डेफिनेटली नो दिस प्रिंसिपल। तो ये तो यहाँ पे कट ही हो जाएगा, बिकॉज कंप्लीटली हेवी मेटल तो एलिमिनेट नहीं होगा इससे। और पेपर सेटर को यही देखना है कि यार इस इतना सिंपल लॉजिक लगा सकता है कि नहीं। अगर सेकंड हम कट कर दे तो बचता है 1 and 3। अगर तीसरा देख लेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी, यहाँ पे यूज कर रहा है कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमेडिएशन। यार बिल्कुल ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, तो हम उसको यूज करके बायोरेमेडिएशन करते हैं। सी, व्हाट इट। नेक्स्ट बोल रहा है कि द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर। ओके, तो यार इसका तो कुछ ज्यादा मतलब लॉजिक नहीं है। ओके, तो इसका आंसर तो डी है। ओके, ट्रिब्यूनल्स एंड बैंड ऑन स्ट्राइक्स। नेक्स्ट वन इज अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म। चलो, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है कि यहाँ पे फेडरलिज्म भी, बिकॉज डिवोल्यूशन ऑफ पावर इज ऑल अबाउट फेडरलिज्म। डिवोल्यूशन ऑफ पावर विथ मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। बट हमें यहाँ पे राइट आंसर नहीं देखना है, यहाँ पे हमें मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट मतलब रिलेवेंट आंसर कौन सा है। ओके, अगर फेडरलिज्म देखेंगे और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे, ओके, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन देखेंगे तो ये तो श्योर ही रॉन्ग है। बिकॉज डेलीगेशन क्या रहता है, मतलब मैं सारे पावर स्टेट की और सेंटर की तरफ रखूंगा, सिर्फ स्टेट और सेंटर बोलेगा कि यार मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितना देना है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेंशन है, तो डेलीगेशन नहीं है। ओके, तो ये कट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखेंगे, यार ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी एक हम रिप्रेजेंटेटिव चुन कर देते हैं, उसका कुछ सरपंच रहता है, वो अपने डिसीजन हमारे गांव के तौर पे लेता है। ओके, ये थर्ड भी रॉन्ग हो गया। अगर फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे तो मोस्ट 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 रिलेवेंट आपको लगेगा कि यार डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, फेडरलिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आंसर, बट मोस्ट relevant and most means linkable answer is democratic decentralization. Got it? Next one, with reference to Constitution of India, the DPSP constitute limitation. अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने बोला ना अल्टर चेंज करता है। अब डीपीएस की पी का मोस्ट सिनोनिमस कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट। तो इन्होंने क्या किया, डीपीएस बाकी स्टेटमेंट सेम रहने दिया और डीपीएस को फंडामेंटल राइट से मतलब फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी से एक्सचेंज कर दिया। तो लिमिटेशन एक्चुअल में ये फंडामेंटल राइट को अगर हम इंप्लीमेंट करते तब लिमिटेशन लगते हैं। ओके, बट अगर डीपीएसपी को हम इंप्लीमेंट करते तब ये एज अ मीन्स फोर्स करता है कि कुछ चीजें हम इंप्लीमेंट करें, ना कि इसको लिमिट करता है। ओके, ओके, मीन्स दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू सर्टन थिंग्स, नॉट टू लिमिट सर्टन थिंग्स। व्हाट इट, तो इसका आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट वन इज अबाउट डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी। ओके, अगर डिजिटल सिंगल मार्केट है, ओके, मतलब क्या है कि पूरा जो अपना एरिया है वो एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन मीन्स कि उसको मतलब उसका एक यूनिक करेंसी है उसका। ओके,
और ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? चलो G20 तो यार एक मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रखा गया एक ऑर्गेनाइजेशन, ये तो यही पिकआउट हो जाएगा बिकॉज सिंगल मार्केट बोल रहा है, मतलब ऐसा एक नेशंस का यूनियन है जो कि इतना इंटीग्रेटेड है अपने आसपास के कंट्रीज से और अपने आप से कि एक इन्होंने एक बाउंड्री बना लिया है, और ये बाउंड्री से कुछ रुपया और कुछ मतलब डॉलर एनीथिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगा तो एक सिंगल मार्केट की तरह आएगा। एग्जाम्पल, अगर इंडिया मतलब साउथ एशिया में अगर देखोगे तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, अपना एक अगर सिंगल मार्केट बन गया तो हम क्या करेंगे, सिंगल मार्केट की तरह बिहेव करेंगे। कुछ भी आया और अपना एक यूनिक, अपना एक क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट स्ट्रक्चर रहेगा, अपना यूनिक एक करेंसी रहेगा, जैसा इनका यूरो है। गॉट इट? तो ऐसा है, तो इतना इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड, मोस्ट इंटीग्रेटेड कौन सा एंटिटी है यहाँ से? अगर ब्रिक्स, तो ब्रिक्स भी कट जाएगा यहाँ से, EU है और एशियन है। ओके, पर मोस्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में किसको बोल सकते तो ये EU है। एशियन का तो अभी तक चार्टर भी नहीं है और इनका खुद का कुछ करेंसी भी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं EU, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग बट वी नो सिंगल मार्केट। गॉट इट? तो ऐसा हम वर्ड्स को ऐसे फ्रैगमेंट कर सकते हैं, अनफोल्ड करेंगे, फिर वहां से अपने बाकी के लॉजिक्स, बाकी के नॉलेज पे लगाएंगे और मार्क करेंगे क्वेश्चन। अगर 19 का देखेंगे तो यार ये बहुत स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। अगर पता है तो पता है, मतलब ये फुल टॉस है। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आपका 90 +-2 अटेम्प्ट हो गया है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नेगेटिव में मतलब डलवा सकते हैं। गॉट इट? इसका आंसर C है। चलो, मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट। अगर कुछ नया स्टूडेंट्स होगा, वो अगर देखेगा कि यार प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। ओके, तो फिर डर जाएगा। अगर डर गए तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। तो क्या करना है कि यार कुछ क्वेश्चन पता भी नहीं होगा, तभी भी हमें ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में कुछ तो भी तो फिक्स छुपा रहेगा। ओके, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे ना तो ऑप्शन में ऐसा कुछ तो भी बोलेगा कि यार वो तो इलॉजिकल ही लगेगा अपने को। ओके, पहला बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजेक्शन इफ ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओके, ये क्या बोल रहा है कि अगर अगर सपोज मेरा एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, और अगर इस बैंक अकाउंट में कुछ बेनामी ट्रांजेक्शन, मतलब बेनामी अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब किसी ने 500 करोड़ डाल दिया है। ओके, और अगर मुझे पता नहीं है कि यार मैंने ये 500 करोड़, मुझे पता नहीं कि कब आ गए कब नहीं आए, तो क्या होगा, तो उसको कुछ बेनामी ट्रांजेक्शन हम बोलेंगे नहीं, और जो अकाउंट का ओनर है उसको, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई नहीं होगी। कैसा है यार, कैसा लॉजिक ही नहीं लग रहा है ना? अगर मुझे पता नहीं, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ या नहीं। मैं तो ऐसा ही बोलूंगा, अगर मैं इन्वॉल्व भी हुआ तो भी मैं ऐसा ही बोलूंगा कि यार मुझे तो पता नहीं मेरे अकाउंट में कैसे आ गए पैसे। ओके, ऐसा थोड़ी रहेगा। और हर एक जो चोरी करता है वो बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, तो पहला तो इस लॉजिक से ही गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी, मतलब जो इलीगल प्रॉपर्टीज है और जो जिसका कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, और उस फाइनेंशियल मतलब ब्रॉडर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंट्री से वो पैसा आया नहीं है, आर लायबल फॉर कॉन्स्पिस्केशन, मतलब गवर्नमेंट इसको अपने ताबे में ले सकती है यार, ऑब्वियसली ले सकती है। ओके, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन। ओके, इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 अथॉरिटीज है, बट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपीलेट मैकेनिज्म। यार कैसे कैसा ऐसा पॉसिबल भी नहीं ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 दे रहा है ओके अथॉरिटीज, लेकिन अपीलेट के लिए कुछ नहीं। मतलब अगर और देर मतलब इनजस्टिस हो गए तो, एंड नो वन इज फुली क्रिमिनल इफ हीज मतलब ही जो चीजें हैं, अगर उसको उसको अगर सुना ही नहीं कोर्ट ने, तो हम उसको बेनामी ट्रांजेक्शन भी कैसा बोलेंगे? अगर उसको कुछ अपील करने के लिए मैकेनिज्म ही नहीं बचा तो थर्ड भी अपना रॉन्ग हो जाएगा, तो अपना आंसर बना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, ड्यू टू सम रीजन इफ देर इज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, व्हाट कुड बी द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अगर अगर देखेंगे तो यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज इस क्वेश्चन में अपने को इंटेलिजेंट होके थिंक करना होता है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पुस्तक में कौन सी भी बुक्स में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट के कौन सी भी बुक उठा लो। ओके, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। पहला बोल रहा है कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स, यार बटरफ्लाइज पॉलिनेशन करते, अगर उसका पॉपुलेशन कम हो गया तो कुछ तो एडवर्सली अफेक्टेड हो गई ना। और यहाँ पे कितना इजी वर्ड बोल रहा है, अगर कैन, कुड, वुड, में, ऐसे जनरलिस्टिक वर्ड्स रहेंगे तो उसका पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी उस स्टेटमेंट का बढ़ जाएगा राइट होने के। ओके, तो पहला बराबर है। सेकंड बोल रहा है कि इट कुड बी
ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। ओके, ये क्या बोल रहा है कि सम कल्टिवेटेड प्लांट्स का जो अपना फंगल इन्फेक्शन है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओके यार, ये जो लिखा है ना ड्रास्टिक इंक्रीज, अगर ये निकाल लेते हैं ना, देयर कुड बी अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, अगर ये इतना स्टेटमेंट निकाल लेते तो ये भी सही होता। ओके, बट यहाँ पे ड्रास्टिक इंक्रीज एक मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है, मतलब इसको जानबूझ के डाला गया है कि ये आपको इशारा दे सके कि यार मैं रॉन्ग हूँ, मेरा मतलब ये ड्रास्टिक इंक्रीज आपको बता रहा है कि यार मुझे देखो, बिकॉज ऑफ मेरी वजह से ये स्टेटमेंट 100 तक का रॉन्ग हो जाएगा, सो ये हमें रॉन्ग ही करना है। सेकंड गया। थर्ड बोल रहा है कि इट कुड लीड टू द फॉल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, ओके, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। बोल रहा है कि सम स्पीसीज, ऐसे नहीं बोल रहा है कि ऑल स्पीसीज ऑफ वास्प स्पाइडर्स, गॉट इट। तो ये भी, उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी सही होने की, तो हम जाएंगे आंसर सी की तरफ, गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अल्गल बेस्ड बायोफ्यूल्स। ओके, इसको फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स भी बोलते हैं, एडवांस लेवल के बायोफ्यूल्स होते हैं। व्हाट आर लाइकली लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या है पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ अल्गल बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। यार ऐसी कौन सी चीज है कि सीज में ही पॉसिबल है, कॉन्टिनेंट्स में नहीं है। अगर ये उल्टा होता ना तो उसमें से हम कुछ तो भी तथ्य दे सकते हैं कि यार कॉन्टिनेंट्स पे तो बहुत ईजी है ना, सी पे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो कितना इलॉजिकल है। अगर अगर हमें कुछ भी नहीं पता तभी भी हम सोच सकते हैं कि यार इतना इतना तो लॉजिकल लग ही नहीं रहा है ना कि सीज में नहीं हो, सीज में हो सकता है ओनली, ऐसा नहीं हो। अगर देखेंगे अच्छे से तो सीज में तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा इंफ्रा लगेगा। ओके, रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है कि setting up and engineering the algal based biofuel production requires high level of expertise है obviously। एडवांस बायोफ्यूल मेक करे तो एक्सपर्टीज तो लगेगा ही 100%। पहला हमने रॉन्ग कर दिया है, सेकंड श्योर बराबर है, श्योर बराबर है, तो तीसरा अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम जा ही सकते क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में थर्ड स्टेटमेंट इज मेंशन्ड, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन। यार एक क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, ओके, बिकॉज नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन का जो डॉक्यूमेंट है ना, पोषण मिशन और वगैरह का, ICDS का, उसका स्पेसिफिक कंटेंट इस क्वेश्चन में लिया है। दैट्स व्हाई स्टिल अगर देखेंगे तो ये बोल रहा है कि टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ, चलो पहले से ही देखते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस रेटिंग टू दी, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है न्यूट्रिशन का अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। यार वेरी गुड थिंग, गॉट करेक्ट। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है, बाकी जेनेटिक भी होता है, मतलब ओके, नहीं सॉरी जेनेटिक नहीं होता, न्यूट्रिशन की वजह से ही होता है अमंग यंग चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन, गुड थिंग। थर्ड बोल रहे टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स और सीरियल्स एंड अनपॉलिश राइस। ऐसा नहीं कि पॉलिश राइस और जस्ट राइस, बस अनपॉलिश राइस। इतना ज़्यादा स्पेसिफिक और नैरो कर दिया स्टेटमेंट तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। थर्ड तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, दो ही बचे। ये बोल रहा है कि टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। यार ये भी रॉन्ग ही स्टेटमेंट है, मतलब इसलिए मैं यूनिक बोल रहा हूँ बिकॉज डॉक्यूमेंट में सिर्फ ये दोनों ही मेंशन है, इसलिए ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे उसके। What is the Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. Always keep in mind UPSC जो है ना वो ब्रिटिशर्स को हमेशा, मतलब तो वो थे भी गलत ही थे, तो हमेशा उस एंगल को हाईलाइट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि उसको उनके जो गलत पॉलिसीज थे और जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थे ना उसको हाईलाइट करता है। ओके, अगर फैक्ट्री एक्ट 1881 में ही ये बोल रहे कि ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने की परमिशन दे दी थी। कैसे पॉसिबल है? ओके, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर ट्रेड यूनियंस को परमिशन दे दी जाती तो वर्कर्स के राइट बढ़ जाते, उसका एक्सप्लॉयटेशन कम हो पाता, इसी वजह से उनका प्रोडक्शन कम हो जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि एनएम लोखंडे वाज पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। एनएम लोखंडे के बारे में तो आपको पता ही होगा। बी, नेक्स्ट वन, in the context of mitigating the impending global warming due to an anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be potential site for carbon sequestration? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की कौन सी पोटेंशियल साइट्स बोल रहा है? ओके, कार्बन तो हम कहीं पे भी सिक्वेस्टर कर सकते हैं, वी जस्ट वांट हॉलो स्पेस। ओके, तो यार ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल ऑफ द अबव पे ही जाना। अगर इफ यू डोंट नो एनीथिंग स्पेसिफिक, ये बोल रहे कि अबेंडन है, ऐसा नहीं कि उसमें कोल है, अबेंडन है मतलब कोल निकाल के छोड़ दिए,
सेकंड बोला डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर, ये भी डिप्लीटेड ऑयल गैस रिजर्वायर है। सबटरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, यार दिस इज ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे अगर कहीं पे भी एक 1% भी पॉसिबिलिटी रहती होगी तो भी हम उसको यूज कर लेंगे। और यार कार्बन सिक्वेस्टर करना है ना, मतलब कार्बन पहले कैप्चर करेंगे। ओके, कार्बन कैप्चर करके यार हम तो उसको कहीं पे भी रख सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक मतलब फ्लेमेबल है, कुछ ज़्यादा उसको नेगेटिव टेम्परेचर में रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इट कैन बी पॉसिबल टू सिक्वेस्टर इन दिस प्लेसेस। नेक्स्ट वन इज अबाउट बटलर कमिटी, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्टिल we can eliminate one or two statements here, like define the jurisdiction of central and provincial government. Okay, next बोल रहा है कि define the powers of secretary of state। यार secretary of state तो 1858 के बाद में आया था, उसका बटलर कमेटी 1927 में क्यों आएगा, ये कट हो गया। impose censorship on national press, 1927 से पहले तो बहुत स्पेस, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, मतलब बहुत ज्यादा प्रेस के एक्ट भी आ गए थे, तो उसको एक स्पेशल कमेटी बनाने की कोई नीड ही नहीं ना, तो दो तो हमने इनोवेट कर दी। थर्ड बोल रहा है इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, ये तो ये सही स्टेप, ये सही आंसर है इसका, डी। ओके, थर्ड बोल रहा है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट व्हाट इज, मतलब उस कौन सा भी ऐसा प्रोडक्ट है ना कि उसमें डोमेस्टिक कंटेंट चाहिए। ओके, तो अगर देखेंगे नाम से ही जाएंगे, अगर हमें डोंट नो, अगर अब एपीवाई क्यों देख रहे होगे ना आप 2026 में, तो आपको मे बी ये पता भी होगा, अगर उस टाइम अगर सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करने का। ओके, अगर परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेट अप देयर कैंपसेस इन आवर कंट्री, उसमें कुछ डोमेस्टिक कंटेंट का कुछ नहीं याद, कुछ नहीं मतलब कुछ रिलेवेंस नहीं लग रहा है इस स्टेटमेंट का इससे। गॉट इट। थर्ड बोल रहा है कि एक्सपोर्टिंग ओवर फूड प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, नॉट no anything very substantial that talks about the domestic content requirement. सेकंड बोल रहा है ग्रांटिंग लाइसेंसेस, लाइसेंसिंग का तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। गॉट इट, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि हम डेवलप कर रहे हैं कुछ, तभी यहाँ पे अगर कुछ तभी बनाएंगे तभी तो कंटेंट का देखेंगे ना कि किसने कौन कितना दिया है। गॉट इट, अगर सिर्फ ग्रांट कर रहे हैं, लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और परमिट कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। अगर डेवलप कर रहे हैं मतलब कुछ बना रहे हैं, उसमें अगर हम सोलर पावर के जो अपने अगर हम देखेंगे कि पीवी नोड्यूल्स होते हैं, पीवी मॉड्यूल्स, उसका जो मतलब जो इंटरसेप्ट करते हैं, ओके, जो पैनल्स होते हैं, तो उस पैनल्स के बारे में बोलता है कि यार हमें इंपोर्ट करने से पहले कुछ उसका मतलब हमें डोमेस्टिक कंटेंट्स को भी लेने का मतलब इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसका जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बढ़ सके और अपना सप्लाई चेन में भी अपना मतलब कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हो सके। ओके, इसका ये एक साधारण उसका लॉजिक है। व्हाट इट। नेक्स्ट बोल रहा है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। मैं पहले भी बोला हूँ कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस के नाम यूपीएससी गलत देता है, हम उसके लॉजिक से दे देंगे कि ये गलत है। सेकेंड बोल रहे कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल, ओके, इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर देखोगे, अगर ये आपको पता होगा तो ये क्या है, एक वॉचडॉग अथॉरिटी है जो कि देखता है कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी का देखोगे तो एक सिविल और एक मतलब सिविल और एक मिलिट्री का दे रहता है। सिविल की वजह से हम पावर जनरेट करते हैं और मिलिट्री के हम न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाते हैं। ओके, तो AI क्या करता है, एक सिविल और मिलिट्री के दोनों फैसिलिटीज को वॉच करता है कि यार कि कोई सिविल के कोऑपरेशन से यूरेनियम लेके मिलिट्री को यूज तो नहीं कर रहा है, जो कि ईरान कर रहा था। इसलिए इन लास्ट ईयर वो यूएस ने उन पे हमला करके उनके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज सेंटर्स को अटैक किया था। ओके, तो अगर देखोगे वहां से तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो यार श्योर रॉन्ग है, और ये तो पहले ही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग देगा, तो अपना आंसर बनेगा डी। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, तो कौन कौन ज्वाइन कर सकता है यहाँ पे, हमें अगर डिस्पाइट की एनीथिंग वी डोंट नो अबाउट दिस नेशनल पेंशन स्कीम, तभी भी हम इस क्वेश्चन को एक प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तक कैसे पहुंचेंगे वो हम देखेंगे। कि अगर पहले बोल रहा है कि दिस इंडियन सिटीजन ओनली, ओके, तो ये ओनली से वजह से कट कर देंगे। पर्सन ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली, यार अराउंड 60 एज तक गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं। और अगर सपोज मैं जॉब को 20 ईयर्स में ही लग गया
तो ये तो इनएलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, तो ये भी कट कर देंगे। तब हम अगर पहुंचे तो हमें 50-50 तक आ गए हैं, 50-50 चांसेस तक। तो पहला बोल रहा है कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन एग्जैक्टली बोल नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट डेट बोलेगा उसके हिसाब से ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन ज्वाइन। ओके, सेक और डी बोल रहा है कि ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म फोर्सेस, ओके, ऑन ज्वाइनिंग द सर्विस ऑन और आफ्टर फर्स्ट ईयर, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिसिटी दे रहा है और उसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर कुछ रिस्पेक्टिव डेटा दिया होगा रहेगा तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। इसलिए थर्ड अगर देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, स्पेसिफिक और नैरो स्टेटमेंट है, तो डी राउंड कर देंगे और अपना आंसर बन जाएगा सी। गॉट इट? तो इस तरह से हमें देखना है। नेक्स्ट बोर्ड है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है अबाउट रिवर तीस्ता। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। यार अगर सेम ही सोर्स है तो उसके बहुत कम चांस हो जाएंगे। अगर अगर ये इंडिया देखेंगे, ओके, अगर ये इंडिया होगा तो यहाँ से आता है ब्रह्मपुत्र ऐसा, ओके, और तीस्ता जो है ना वो हमारा ऐसा, मतलब सिक्किम सिक्किम के यहाँ से निकलता है। ओके, तो अगर देखेंगे सोर्स, ये तो मानसरोवर से निकलता है, मतलब इंडस और ब्रह्मपुत्र, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज। सेकंड बोल रहा है कि रिवर रंगित ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। चलो इसको होल्ड पे रखेंगे, ये हमें पता नहीं है। थर्ड बोल रहा है कि रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। यार ऑब्वियसली गलत चीज है। अगर ब्रह्मपुत्र ऐसा आता है अरुणाचल आसाम, ओके, और तीस्ता यहाँ से सिक्किम से निकलता है ऐसा, तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है इसको ब्रह्मपुत्र को। बाद में इसका नाम जो है ना वो अलग मेघना समथिंग कुछ हो जाता है। ओके, और बाद में इसको गंगा ज्वाइन करके ये बे ऑफ बंगाल में आता है। इसलिए थर्ड भी स्ट्रांग हो गया। और उनको ये यही यही दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड उनको यही कहना है कि थर्ड आपको पता चाहिए, मतलब बेसिक रिवर सिस्टम आपको इंडिया की पता चाहिए। अगर ये डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता तो थर्ड आप कट कर दोगे, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, टू ओनली, डिस्पाइट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट टू बट वी गॉट द आंसर। गॉट इट? 31, इन द ट्रॉपिकल रीजन जिका वायरस disease is transmitted by the same mosquito that transmits dengue. Okay, this is very specific but yes, this is true. Sometimes they can give you the correct statement as well. Okay, तो ये बेसिक डिजीजेस है ना, जीका, डेंगू, निपा, चिकनगुनिया, इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चाहिए। और इनका जो वेक्टर होता है, मतलब जो मॉस्किटो होता है कौन सा रहता है, तो एडिस इजिप्टी करके एक रहता है, ये दोनों को ट्रांसमिट करता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस इज पॉसिबल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रहा है, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक स्टांस दे रहा है, पॉसिबल बोल रहा है। यार पॉसिबल तो कितना, मतलब हो सकता है ना आगे इन फ्यूचर में, अगर उसका कुछ, मतलब अगर कौन सा वेक्टर है और वायरस है उनका कुछ अगर चेंजेस हुए उसमें, अगर हम कोविड का देखते हैं तो उसमें कितने स्ट्रेन आए बाद में, उसका इवोल्यूशन हुआ। ओके, तो फिर जीका का भी हो सकता है। अगर इस बार में सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं होता होगा तो आगे फ्यूचर में हो भी सकता है। और इस बार अगर अराउंड ऑल वर्ल्ड में किसी 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 जगह पे तो हुआ ही होगा ना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हुआ होगा, और पॉसिबल भी बोल रहे हैं, इसलिए हम ये दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड मार्क ऑफ BIS इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स। ये सर कोई प्रोडक्ट है उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन तो चाहिए ना। ओके, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज दैट ब्यूरो दैट गिव्स द स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड बोल रहे हैं कि एगमार्क इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशू बाय FAO। यार मैंने पहले बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत देता है, और ये FAO नहीं है, ये एगमार्क इंडियन ही एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और एक मार्केट है ये एग्रीकल्चर मार्केट इसका लॉन्ग फॉर्म होता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम है, दो ट्रिक्स यहाँ पे लग सकती है। ओके, इसलिए हम सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देंगे, आंसर हुआ अपना पहला ए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम, मार्केट के बारे में बोल रहा है, एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर का मार्केट। ये बोल रहा है कि इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, मतलब ये नाम बोल रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम होता है। ओके, ये आपको पता भी होगा, तो ये पहला तो सही हो गया बिकॉज दिस इज ट्रेडिंग पोर्टल। सेकंड बोल रहा है इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट। अगर यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, मतलब डिजिटलाइजेशन है,
तो नेशन वाइड तो होगा ही ना यार, विद द प्राइसेस एंड कमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर ऑनलाइन लिस्टिंग है तो उसका प्राइसेस और उसकी क्वालिटी भी मेंशन नहीं होगी वहाँ पे ऑब्वियसली। ओके, तो सेकंड भी सही हो जाएगा, अपने आंसर तक पहुंचाएंगे। सी, नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। ओके, अगर इसका देखेंगे, इट रीट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट ओके टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स को अगर देखोगे तो उसमें भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही आता है। ओके, और इतना बेसिक जानकारी ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडाज की क्या हो रही है ट्रिप्स के बारे में आपको पता चाहिए, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे। ओके, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अगर देखोगे हम कि सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provision provided by law? यार कौन सा ऐसा एनिमल है कि जो कैनॉट बी हंटेड? ओके, अगर उसका देखोगे तो यार ऑल थ्री आर करेक्ट ना, बिकॉज नो मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अगर देखोगे तो गवर्नमेंट क्यों चाहेगा कि किसी भी मतलब एनिमल को ऐसा बिना कुछ प्रोविजन के, बिना कुछ जानकारी के मार दे कोई भी? वो वर्मीन होता है और वो स्पेसिफिक एनिमल्स है। ओके, तो उतना पता कीजिएगा। ओके, इस बाकी एनिमल को हम कैनॉट बी किल ना, कैनॉट बी हंटेड ऑब्वियसली। अब ये एंशियंट और मेडिवल टाइम थोड़ी कि राजा गया और किसी भी मतलब टाइगर, घारियाल, वाइल्ड एस को मार के लेके आया। ओके, दिस इज नॉट द केस नाउ, दैट्स व्हाई डी इज अवर आंसर, नो वन कैन बी हंटेड। ओके, अगर 36 का देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रहा है। पहला बोल रहा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। यार फंडामेंटल ड्यूटीज एक मेंशन है सेक्शन अपने पार्ट 4A में। ओके, बट उसका कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसेस दिया ही नहीं है। और अगर ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज है तो उस पर हम लीगल लॉज कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये गलत ही देता है। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। ओके, they are correlated to legal duties. They are not legal duties, not fundamental, they are constitutional duties. Okay, so that's why our answer is D. Okay, got it. Next question, अगर देखेंगे राधाकांत देव, ओके, वेस्ट बंगाल से आते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। मोस्ट राधाकांत देव लैंड होल्डर थे बड़े, ओके, मतलब जमींदार थे, और ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन उसी का एक मतलब जो बंगाल में पहला एसोसिएशन बना था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो भद्रलोक लीडर्स की तरफ से बनाया गया था। भद्रलोक मतलब कि इलिट सेक्शन। ओके, सो दैट्स वाई राधाकांत देव जो पर्सनैलिटी आपको पता होगा, वो लैंड होल्डर्स थे और बड़े उनका रुतबा था, लैंड होल्डर जमींदार थे, इसलिए ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। सेकेंड बोल रहा है गुजलू चेट्टी। ओके, तो ये बोल रहा है कि फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। ओके, तो हमने पहले भी देखा था कि सिनोनिमस कॉन्सेप्ट्स और सिनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन, मद्रास महाजन सभा, उसका सिनोनिमस एक है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। सिनोनिमस मतलब नाम सेम है, यूपीसी जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने को बोलेगा। नेटिव एसोसिएशन, तो जो चेट्टी है ना, तो एक नेटिव मद्रास नेटिव एसोसिएशन का फाउंडर है। ओके, नॉट की मद्रास महाजन सभा का। ओके, तो ऐसा अगर सिनोनिमस हो जाए ना कहीं पे भी, तो एक बार पॉज करके दोबारा से सोचिए। और मैं ऐसा बोलूंगा कि पढ़ते वक्त ही ऐसा ध्यान में रख लीजिए कि यार यूपीएससी से सेम नेम्स पे ऐसा घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए सेकंड कट हो जाएगा। ओके, और थर्ड बोल रहा है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। यस, दिस इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर आंसर नहीं होगा, वी गो फॉर बाइनरी। गॉट इट। देन 38 क्वेश्चन, which of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Yes, liberty of thought is mentioned there, liberty of expression is also mentioned there, and liberty of belief. Yes, but economic liberty is not there. Okay, so ये आपको preamble का बेसिक पता चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी छोड़ने नहीं है। ये आपको एज है, मतलब ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अराउंड जो प्रीलिम्स के आसपास स्कोर बनाएंगे, अराउंड 80 to 85% स्टूडेंट्स के सही रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, और आपको गलत कभी नहीं करने। Got it? नेक्स्ट बोल रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप जॉइंटली, ओके, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री। यार वेरी गुड थिंग। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है? क्वालिटी चेक करना, एसेस करना। ओके, और अगर इंडस्ट्री उसमें गवर्नमेंट का साथ दे रहा है
ओके, जॉइंट वेंचर की तरह काम कर रहा है और जॉइंटली इसको देख रहा है, तो इट इज़ वेल एंड गुड थिंग, बिकॉज गवर्नमेंट को कुछ इंडस्ट्री की बातें पता नहीं होगी, दैट्स वाई एक इंडस्ट्री का डेलीगेशन भी गवर्नमेंट के साथ काम करके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को फॉर्म करेगा। ओके, तो दिस इज गुड थिंग ऑब्वियसली। ओके, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अगर सेकंड देखेंगे, चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री। ओके, अगर इंडस्ट्री का ही चेक करेगा तो इंडस्ट्री रिकमेंड कर सकता है ना। ओके, सिर्फ रिकमेंडेशन बोल रहा है, अपॉइंट तो अपना अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ही है, बट सिर्फ रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडस्ट्री। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैंडेटेड रिकमेंडेशन है और प्राइम मिनिस्टर को वही अपॉइंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा है, जस्ट बोल रहा है कि रिकमेंड करेगा। यस, रिकमेंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ओके, मैंने पहले ही बोला इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगी है। तो पहले ही यूपीएससी कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। ओके, भेदभाव कभी नहीं करेगा। अगर अगर मतलब मैंने बोला है कि कंपैरिजन दो चीज़ों की, मतलब रूरल और अर्बन एरियाज, मतलब नेक्स्ट वन इज अबाउट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, अर्बन मतलब पुअर एंड रिच। तो मतलब यूपीएससी ने गवर्नमेंट भी ऐसा इंजस्टिस कभी नहीं करता, दोनों को सिंपली और सेम प्लेटफॉर्म पे रखता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में अब हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर तीसरा स्टेटमेंट देखोगे, टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली, स्पेसिफिसिटी दे रहा है यहाँ पे, बहुत स्पेसिफिक पर्टिकुलर बोल रहा है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। यार रूरल एरियाज में ठीक है, अच्छी चीज़ है, रूरल एरिया में कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली तो अर्बन एरिया का क्या होगा। ओके, और रूरल एरिया ऐसा भी मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होता है, वहाँ पे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक्वेजेस बहुत कम होती है, इसलिए कि एक इंडस्ट्री ग्रो करे ज़्यादा, क्लस्टर नहीं रहते वहाँ पे, वैल्यू चेन नहीं रहता, तो यह कर सकते। लेकिन अगर ये तो अर्बन एरियाज को इंजस्टिस हो जाएगा ना, तो थर्ड हम पहले ही रॉन्ग कर देंगे। गॉट इट, हम ऐसे भी अपने आंसर तक 40 की आंसर तक अब पहुंच जाएंगे ऑब्वियसली। और टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को कर ही सकता है। ओके, सब क्रेडिट का सप्लाई। नेक्स्ट बोल रहा है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यस यार कर सकता है, बिकॉज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी कुछ तो भी इंडस्ट्री डाल सकते हैं ना, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टाइप। गॉट इट, ऐसा थोड़ी कि वो फार्मर से इसलिए हम उसको स्मॉल स्मॉल क्रेडिट सप्लाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली रॉन्ग, दैट्स व्हाई आंसर इज अवर ए। नेक्स्ट बोल रहा है कि एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग का बोल रहा है। अभी पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो ये बोल रहा है कि द फर्स्ट बोल रहा है, मतलब नैरो हो रहा है स्टेटमेंट, स्पेसिफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट बोल रहा है वॉज हेल्ड इन इंडिया ऑन द थीम ऑफ इमर्जिंग अर्बन फॉर्म्स पॉलिसी रिस्पॉन्स एंड, मतलब यहाँ पे कितने फैक्ट्स दिए, 3 फैक्ट्स दिए। पहला अगर देखोगे कि फर्स्ट बोल रहा है, सेकंड फैक्ट है उसका थीम दे रखा है, ये भी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड बोल रहा है कि ये इंडिया में ही हुआ था। गॉट इट, 3 फैक्ट है, उसके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हमें अपना ही भी पता होगा, अगर रिस्क लेना होगा तो ऐसे ले सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्टरल कॉन्फ्रेंस। यार ऐसा थोड़ी है, ऑल मिनिस्टरल कॉन्फ्रेंस इंडिया क्यों होस्ट करेगा, ऑल कैसे, बाकी भी कोई कंट्रीज होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि इंडिया ने कोई दायित्व ले रखा है कि ऑल मिनिस्टर और मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस रखेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, और बाकी के नेशंस भी ऐसा क्यों चाहेंगे कि उनके नेशन में मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ना हो। और ये भी ऐसा भी बोल रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉन्फ्रेंस, मतलब वो काउंसिल एंड एशियन, 3 ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल रहे हैं, इसके भी गलत होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। यहाँ पे भी दो एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड है और 3 ऑर्गेनाइजेशन है। गॉट इट, तो इसका भी आंसर हम दोनों रॉन्ग कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी इज सुपीरियर वर्चू, मतलब कौन सी चीज है कि डेमोक्रेसी को सुपीरियर बनाती है, और मतलब डेमोक्रेसी का कौन सा ऐसा अंग है, विभाग है, एंगल है कि उसकी वजह से ये सुपीरियर हो जाती है। ओके, फैक्ट दैट कॉल इनटू एक्टिविटी। अगर थर्ड बोलेंगे बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, डेमोक्रेसी जस्ट पार्टी वर्कर्स की वजह से थोड़ी है, रॉन्ग। सुपीरियर इंडिविजुअल, सुपीरियर, और ये कौन डिसाइड करेगा अब सुपीरियर कौन है इन्फीरियर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 14 को सबको इक्वली देखता है ना, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल की, मतलब ब्रॉड स्टेटमेंट देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल के रिलेटेड है और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भरोसा रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बढ़ावा देगा। सेकंड बोल रहा है कि द मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, यस यार, एक स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रेंथन क्यों करेगा एग्जीक्यूटिव को, अगर स्ट्रेंथन करेगा तो ये तो अथॉरिटेटिव, मतलब टायरनी, मतलब डेमोगोजिक लीडर्स की तरह हो जाएगा, मतलब लाइक हिटलर, मतलब वहाँ पे कॉमन मैन को कुछ मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं बचेगा, जो एग्जीक्यूटिव बोलेगा वो हो जाएगा, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग बोलेगा तो। इसके
अगर ऑपोजिट देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा करता है कि एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाता है, नॉट कि उसको स्ट्रेंथन करता है। गॉट इट? अगर पहले देखेंगे तो द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर, ओके, इसका डायरेक्टली मतलब है कि वोटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक आरटीआई एंड ऑल, ओके, मतलब उसको अकाउंटेबल रखना। तो एक कॉमन और ऑर्डिनरी मैन का ही एक इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर है जिसको, जो कि डेमोक्रेसी को सुपीरियर वर्चू बनाता है, इसलिए हम मार्क करेंगे पहला। ऐसे 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 आंसर डिराइव किया करो, ओके। अगर पता भी नहीं होगा तो बाकी के ऑप्शंस को ऐसा एलिमिनेट कर दो, ब्रॉडर विजन देख के, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रॉडर विजन देखो। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज अबाउट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, कॉन्सिक्वेंस बोल रहे हैं यूपीआई का। तो ये कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा? मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, ये कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ी है, एक कंडीशन हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोल रहे हैं डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, टोटली कैसे रिप्लेस करेगा? जिसके पास फोन नहीं है तो यूपीआई नहीं करेगा तो कैसे जिएगा? रॉन्ग। थर्ड बोल रहा है एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, ऑब्वियसली नॉट, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा फाइनेंशियल, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज में, लेकिन ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होगा। थर्ड भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ बोल रहा है कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल एंड विल बिकम वेरी इफेक्टिव, गुड स्टेटमेंट, और एक कॉन्सिक्वेंस भी दर्शाता है, ओके। तो डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, the term event horizon, singularity, string theory, and standard model are sometimes used in the context of origin and evolution of living organisms. अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ऐसे कुछ टर्म्स आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, रॉन्ग। स्टडी ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, रॉन्ग। ये बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, दिस इज राइट आंसर बिकॉज ऑल थ्री टर्म्स आर रिलेटेड टू ब्लैक होल, ओके। That's why one is our right answer. With reference to agriculture in India, how can technique of genome sequencing, this is genetic engineering process in which एक जीनोम मतलब डीएनए को एक सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस करते हैं, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग और उसको एक कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिटेल जीनोम का, एक जीनोम मतलब एक फंक्शनल यूनिट है जीन्स का, जिसका कुछ तो भी काम है, ओके। अगर जीनोम का सीक्वेंसिंग करेंगे तो जीन्स के फंक्शनिंग को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि इसी जीनोम सीक्वेंसिंग को एग्रीकल्चर में कैसे ज़्यादा यूज हो सकता है इमीडिएट फ्यूचर में, ओके। तो पहला है जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी, ऑलवेज कीप इन माइंड इन साइंस क्वेश्चन व्हेनेवर देयर इज अ कैन, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स, यस, मार्कर्स तो इजीली जीनोम सीक्वेंसिंग देख सकता है फॉर disease resistance and drought tolerance in the various crop plants, yes, correct statement. सेकेंड बोल रहा है दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अगर जेनेटिक मार्कअप पता होगा, जेनेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, तो यार न्यू वैरायटीज कैसे बनाते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके ही तो बनाएंगे। तो अगर सीक्वेंसिंग का अच्छा पता होगा तो नई वैरायटी बनाने में टाइम भी कम लगेगा, ईजी हो जाएगा, ओके। थर्ड बोल रहा है इट कैन, सेम प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बोल रहा है, यूज टू डिसिपर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप में तो ईजी करेगा। होस्ट पैथोजन मतलब कोई पेस्ट अटैक वगैरह आएगा तो क्यों आता है, इसी प्लांट पे क्यों आता है, इसका जेनेटिक मार्कअप, उसका कुछ रिलेशन है का, ये हम डिसिपर कर सकते हैं इजीली। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज लेजिस्लेचर में जो एमपीज चुन के आते हैं वही तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, दैट्स ओनली कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। तो ये तो इंटरडिपेंडेंट रादर देन की इंडिपेंडेंट, पहला रॉन्ग हो गया। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी इन ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, ओके, चलो इसको भी होल्ड करते हैं। थर्ड बोलते हैं एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, द हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब हम बोलेंगे कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, और अगर मतलब सपोज बीजेपी की गवर्नमेंट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और मोस्ट ऑफ द एमपीज ने, मतलब जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने अपना स्टांस अगर कांग्रेस को दे दिया तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, कांग्रेस का पीएम हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट तो चेंज हो गई बीजेपी की कांग्रेस की, और इलेक्शन भी नहीं हुआ। सो ये पॉसिबल है, तो ये कैनॉट बोल रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी का अगर देखोगे तो ठीक है, कंटिन्यूटी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता है, बिकॉज उसको प्रेसिडेंट को निकालना बहुत हार्ड होता है। और अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म को बोलेंगे तो ये कंटिन्यूटी की जगह पे अकाउंटेबिलिटी की प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बिकॉज फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं। सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग,
ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ऑब्वियसली दैट्स कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चन आवर, ओके, दैट्स कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सी इज करेक्ट आंसर। ये आपको आर्टिकल 74 75 अच्छे से पढ़ना होगा, तभी से आपको ये सी का मोस्ट प्रोबेबल आंसर कैसे ये पता चलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। मैंने बोला है कि एक दो कंसेप्ट अगर दिए, एग्जाम्पल यहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज दिया है, अगर यूपीएससी किसी वन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टेटमेंट गलत ही रहेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं भी पता तभी भी आप अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए रहे तो आप उसको गलत मार्क कर सकते हैं। सेम स्टेटमेंट, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन, रॉन्ग। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। ऑब्वियसली कौन से भी दो फिनोमिनन को कुछ तो भी तो रिलेशन रहेगा ही ना, ऐसा थोड़ी है कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और गांधी जी ने तो ऐसे ही बोला है कि किसी के अगर राइट्स हम इंजॉय कर रहे हैं ना तो कोई तभी ड्यूटीज मतलब उसकी ड्यूटीज अच्छे से फॉलो कर रहा है, मतलब राइट्स आर इनहेरेंटली प्रेजेंट इन ड्यूटीज। ओके, सो उस स्टेटमेंट से तो ये थर्ड सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। पहला कितना ब्रॉड स्टेटमेंट है, देखो कुछ नहीं बोल रहा है, जस्ट बोल रहा है कि राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, मतलब ड्यूटीज एंड राइट्स आर वेरी इंटरलिंक्ड इन ईच अदर। सो पहला तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ब्रॉड भी है, जनरलिस्टिक भी है, पहले सही होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी माइंड बोल रहा है, माइंड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कोर। ओके, तो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड कौन रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है, जो कोर एलिमेंट है, ओके, वो कौन दर्शाता है, इसका इंग्लिशली मीनिंग यही है। फंडामेंटल राइट्स नहीं यार, ये तो सिर्फ पार्ट 4 ही बताता है, पार्ट 3 सॉरी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ पार्ट 4 बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ये बोल रहा है। लेकिन प्रियम्बल जो है ना, उसमें बेसिक फिलोसॉफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एस्पिरेशंस आइडियल्स क्या है, ये प्रियम्बल में लिखे, सो इट्स द माइंड ऑफ द मेकर्स। ओके, इसे क्वेश्चन को अनफोल्ड कीजिए। चलो ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं, अगर पता है तो पता है, आप मैप ड्रॉ करके निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। 50, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, मतलब जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पार्लियामेंट कैसे अकाउंटेबल रखता है, कौन से उसके क्या बोलते हैं एजेंडा, मतलब ऑप्शन है उसके पास। तो ये बोल रहे कि एडजमेंट मोशन, यस दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल रहेगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी सेम पार्ट ऑफ क्वेश्चन आर, so all three are correct here. Which of the following was a very important seaport of Kakatiya kingdom? चलो इसका आंसर तो बी है, लेकिन आई वुड एडवाइज यू कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पोर्ट्स है तो यूपीएससी का बहुत फेमस टॉपिक है, और आगे भी हम क्वेश्चन पीवाईक्यूज में नेक्स्ट ईयर्स के देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी क्वेश्चन आती है पोर्ट्स के ऊपर। ओके, तो आपको हर एक इंपॉर्टेंट किंगडम का एक मैप बना लीजिए, उनके इंपॉर्टेंट किंगडम आप लिस्ट कर लीजिए और हर बार देखते रहिए। गॉट इट। नेक्स्ट बोल रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ओके, ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोल रहा है कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। चलो पता नहीं, होल्ड करते हैं। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल, ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट। चलो ये भी होल्ड करते हैं, पता नहीं है तो। थर्ड, दो ऑर्गेनाइजेशंस दे दिए, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दो। ओके, और ऐसे ऐसे दिए है कि इसका एक प्रॉपर अगर देखोगे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का क्या डायरेक्टली रिलेशन होगा क्लाइमेट चेंज अलायंस से। ये तो रिसोर्स की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहा है, कुछ इन्वायरमेंट का बोल भी नहीं रहा है। तो अगर सपोज वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट में यार बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस की इसका कुछ रिलेशन होगा। ये तो प्रोबेबली रिसोर्स के ऊपर ही बात कर रहा है ना, तो थर्ड को हम निकाल देंगे, हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। व्हाट इट। और उनको 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 कहना भी यही है कि आपको ये चीज पता चाहिए, और ये जानबूझ के इसे डाला गया है, कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई हम इसको गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सौत्रांतिका एंड समितिया वेर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। मैंने पहले ही बोला है कि अगर दो सिनोनिमस कंसेप्ट होगी तो उसको इंटरचेंजेस की चांसेस बहुत हाई होंगे। तो दिस वेर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, नॉट की जैनिज्म। और नीचे बोल भी रहा है, सर्वस्तिवादी held that the constituent of phenomenon were not only momentary but existed forever in the latent form. So यहाँ पे अगर ए इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है
तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सही होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा है कि जैनिज्म बुद्धिज्म कंपैरिजन कर रहा है, और अगर अपने को पता है कि सिनोनिमस कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत दिए हुए रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला रॉन्ग हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे हिस्ट्री में नाइदर 1 एंड 2 बोथ कम कम रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर 3 स्टेटमेंट है हिस्ट्री में, तो 2 के सही होने के चांसेस रहेंगे, एक गलत रहेगा। अगर 2 स्टेटमेंट है तो एक का सही होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम 2 को करेक्ट करेंगे। ओके, 53 का आंसर हुआ अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटरेनियन सीज के बॉर्डर पूछ रहा है। यार अगर आपको मैप पता होगा तो इराक अगर देखोगे तो कहाँ पे इराक, इराक अपना कहाँ पे है, बहुत मतलब वो ईरान इराक यहाँ पे है, उसके बाद सीरिया और टर्की वगैरह आता है। ओके, तो इराक तो यहाँ से कट ही कर देंगे, 2 कट हो गया, 3 4 और 1 3 4। ओके, तो लेबनान और सीरिया तो श्योर, लेबनान है और फिर सीरिया है, फिर इजराइल है। ओके, तो दीज आर श्योरली बॉर्डर विथ मेडिटरेनियन सी। ओके, लेकिन जो अपना जॉर्डन है ना, वो इजराइल के बाजू में है। वेस्ट बैंक मतलब सॉरी गोलन हाइट्स उसको सेपरेट करता है इसराइल और जॉर्डन को। तो जॉर्डन तो ऑब्वियसली नॉट द आंसर, तो एक भी निकल गया, तो हमारा आंसर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, फंड बोल रहा है, और नेशनल इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ तो भी कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ तो भी कॉन्क्रीट फंड है कि जो एक इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। ये बोल रहे हैं इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। यार यू नो नीति आयोग इज थिंक टैंक, उसको कुछ ऐसे पावर्स ज़्यादा है ही भी नहीं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस और उसके एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको रॉन्ग ही देगा। ओके, सो इसी वजह से हम ये कट कर देंगे। सेकंड बोल रहा है इट हैज ए कॉर्पस ऑफ 4000 करोड़ एट प्रेजेंट। फैक्ट बोल रहा है भाई, और इतना स्पेसिफिक फैक्ट बोल रहा है कि इसका कॉर्पस अचानक से सिर्फ 4000, मतलब कितना एक्चुअल अमाउंट है, ऐसा नहीं कि 4253 करोड़ है, ऐसा नहीं बोल रहा है, जस्ट 4000 करोड़। ओके, मतलब 1 2 3। ओके, सो इसके फैक्ट्स के गलत होने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाएंगे, इसलिए 2 इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाट इट, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ग्लोबल बोल रहा है, ग्लोबल तो एशियन क्यों रहेगा भाई, एशियन तो इसके एशियन का ही काम करेगा ना, एशियन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी 5 कंट्रीज है उसका ही काम करेगा, रॉन्ग। अगर थर्ड देखोगे, ओईसीडी बोल रहा है, ओईसीडी कंट्री जितने ओईसीडी का ही काम करेगा ना, ग्लोबल का क्यों करेगा, ऑब्वियसली उसका मैंडेट उसके उसके जो पार्टनर कंट्रीज है उसका ही करेगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके ओके, अगर सेकंड देखोगे, वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटीज the preparation and structuring of complex infrastructure PPPs to enable mobilization of private sector and institutional investor capital। कुछ ifs and buts नहीं, ये जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, अच्छी बात बोल रहा है, सही होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अगर ये देखोगे तो UNCTAD funded initiative that seeks to finance and facilitates infrastructure development in the world। यार ये UNCTAD है ना, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट का काम देखता है। ओके, और ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा है, और इस स्टेटमेंट में कितनी बार इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम भी आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, पीपीपी भी आ रहा है, व्हाट इट, इन्वेस्टर भी आ रहा है, व्हाट इट, तो दैट्स वाई ब्रॉड स्टेटमेंट, तो हम बी की तरफ जाएंगे, और बी इज योर राइट आंसर। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा द नॉमिनेशन ऑफ पेपर कैन बी फील्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉमिनेशन पेपर कौन कौन फील कर रहा है, एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया। यार इंडिया में अभी इस टाइम पे तो फॉरेनर्स भी रहते होंगे और इंडियंस भी है, तो सब तो फॉरेनर्स तो नहीं फिल कर सकते ना, इफ दे डोंट हैव द रेसिडेंशियल कैपेसिटी ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। a resident of the constituency from which the election is constituent contested, मतलब इंडिया में ऐसा थोड़ी है कि आप अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, ओके, तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का फॉर्म भर सकते हो और उसको आप नॉमिनेट कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। ये पहले राज्यसभा में हुआ करता था कि उस स्टेट से ही रहना चाहिए अपने को। चलो, तो अगर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, तो सॉरी 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 सॉरी, दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज any resident of India can fill nomination from anywhere। ओके, सो ये तो रॉन्ग हो गया। डी बोल रहा है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यार सिटीजन तो बच्चे भी होते हैं, दोज हैविंग एज बिलो 18, सो ये तो नहीं रह सकते नॉमिनेशन पेपर फाइल, तो अपना आंसर हो जाएगा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल। सिटीजन भी है, इंडिया का है, और इलेक्टोरल रोल में नाम है, मतलब यू हैविंग एज मोर देन 80 ईयर्स, और ओके गॉट इट, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड, ओके, हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। यार अगर देखोगे कि हिमालय तो यार बहुत एक्सपांडेड वर्जन है, जहाँ से JNK से यहाँ पे पूर्वांचल तक, मतलब ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक यहाँ पे पूरा फैला हुआ है, मोर देन 5 स्टेट्स है, यहाँ पे ओनली भी है, तो दिस इज रॉन्ग।
Western Ghats are spread over 5 states only. This is wrong statement. It is spread over 6 states. Okay, this is wrong. और पुलिकत लेक स्प्रेड इनटू 2 स्टेट्स. यहाँ पे उन्होंने ओनली का जानबूझ के खेला, 2 ओनली रॉन्ग दे दिए, एक ओनली. दे आल्सो प्लेज विद द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, बट ये बहुत इजी स्टेटमेंट्स थे और बहुत बेसिक नॉलेज से पूछे गए थे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम गलत नहीं कर सकते. डिस्पाइट वी डोंट नो द लॉजिक of only but we know the exact fact. Okay, but Pulikat lake is spread over 2 states. Yes, this is correct. Okay, so 3 is B is our right answer. अगर BOD और COD देखोगे तो ये क्या करता है यार, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब BOD तो ऑर्गेनिक मैटर ही लेता है. ऑर्गेनिक मैटर को मतलब पूरा डिसॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, उसको ऑक्सीजन कितना लगता है. दैट्स व्हाई इट कॉल्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, मतलब कितना ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है. इसी वजह से हम एक्वेटिक लाइफ की, मतलब जितना ज़्यादा BOD लगेगा उतना उसका पोल्यूशन लेवल हाई रहेगा, बिकॉज उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो डिमांड करेगा. मतलब उसके अंदर उसका सस्पेंडेड मैटर उतना ज़्यादा है कि उसको डिसॉल्व करने के लिए उतना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है. तो BOD अगर ज़्यादा तो एक्वेटिक लाइफ की पोल्यूशन ज़्यादा. ओके, ये कोरिलेशन ऑलवेज कीप इन माइंड. तो मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड रॉन्ग, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम रॉन्ग, पोल्यूशन ऐसे है. ओके, दिस इज राइट स्टेटमेंट. अगर ह्यूमन हैबिटेट का देखेंगे इन यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम which towards the better urban future, which of the following statements are correct? UN Habitat has been mandated by the UNGA to promote socially and environmentally sustainable town and cities. Town भी बोल रहा है और cities भी बोल रहा है to provide adequate shelter for all. Yes, this is the basic minimum need of everyone. और ये वही तो बोल रहा है. Second बोल रहा है it partners are either governments or local urban authorities. Wrong. Only भी बोल रहा है. यार NGO भी तो पार्टनर्स कर सकते हैं ना, ये ऑब्वियसली कर सकते हैं. सेकेंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट. और मैंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंगुलर आंसर पे नहीं जाना है अपने को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज. ओके, सो तीसरा भी देखेंगे, यूएन हैबिटेट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी. यस, अगर यूएन हैबिटेट है तो हैबिटेट और पॉवर्टी का डायरेक्टली लिंकेज है भी. दैट्स वाई उसे, अगर आपको अच्छा रहने के लिए घर रहेगा तो आपका मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे काम भी कर पाओगे, तो आपका पॉवर्टी रिड्यूस भी हो जाएगा. एंड टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन. सही स्टेटमेंट है. With reference to national skill qualification framework, okay, which of the following given statement is are correct? Okay, अब ये बोल रहे हैं NSQF learner can acquire the certification for competency only through formal learning. चलो होल्ड पे रखेंगे. ओके, सेकंड बोल रहा है an outcome expected from the implementation of NSQF, outcome expected is the mobility between vocational and general education. General education means formal learning. ओके, और वोकेशनल मीन्स इनफॉर्मल लर्निंग. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दोनों बोल रहा है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी. पहला ओनली फॉर्मल बोल रहा है तो दोनों तो साथ में आएंगे नहीं. और अगर सेकंड देखेंगे तो दोनों बोल रहा है, मतलब ज़्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट है. ओके, तो दो का सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब एक के गलत होने के चांसेस ही है अगर दो सही है, बिकॉज यहाँ पे दोनों बोल रहे हैं, यहाँ पे ओनली एक ही बोल रहे हैं, तो दोनों कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं ईच अदर को. गॉट इट? तो इसे भी हम क्वेश्चन से लगा सकते हैं, ऑप्शन से. So our 2 is the only answer correct. Next question is about the डायरकी. और you all know डायरकी 1919 में लागू किया गया था. वहाँ पे मिनिस्टरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बाकी हेड्स दिए गए थे और गवर्नर जनरल को बाकी दिए गए थे. मतलब डिवीजन ऑफ पावर को ही डायरकी बोलते हैं, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने सेक्शन डिवाइड कर दिए रहते थे. तो ये बोल रहा है कि division of subjects delegated to the provinces into 2 categories. So this is our right answer. With reference to respect to National Career Service, okay, National Career Service is an initiative of department. Most of the time department agency most of the times wrong ही दे रहेगा. Okay, यहाँ पे Ministry of Labor है एक्चुअल में, और यहाँ पे Department of Personnel दे दिया है, ये तो this is wrong statement. Second बोल रहा है National Career Service has been launched in a mission mode to improve the employment opportunities to uneducated youth. ओके, अनएजुकेटेड यूथ. यार ऐसा थोड़ी करेगा गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को करना है तो एजुकेटेड और एजुकेटेड को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा और अनएजुकेटेड को क्या देगा, स्किलिंग प्रोवाइड करेगा. जैसे कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हमने यहीं पे देखा. ओके, लाइक दिस नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और उसको स्किल करेगा पहले, फिर उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा ना. ऐसा थोड़ी अनएजुकेटेड यूथ को कैसे, फिर अनएजुकेटेड यूथ तो मोस्टली फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करेगा ना, तो गवर्नमेंट तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा. गॉट इट? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. यहाँ पे बोल रहा है स्कीम फॉर सस्टेनेबल
स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, मतलब ये कोई इकोनॉमिकल टर्म बोल रहा है, बिकॉज स्ट्रेस एसेट इज अ पार्ट ऑफ एनपीए, मतलब जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट पेंडिंग है मोर देन 90 days. गॉट इट? इट इज एन प्रोसीजर फॉर कंसिडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट. इकोनॉमिक्स का इकोलॉजी का कोई संबंध नहीं. सेकंड बोल रहे, इट इज स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज. होल्ड पे रखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज एन डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. यार नहीं, स्ट्रेस एसेट मतलब एनपीए का बोल रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट और एनपीए इज टू बोथ डिफरेंट थिंग्स. थर्ड, it is an important provision of the insolvency and bankruptcy code recently implemented by the government. Wrong. Okay, stress अगर ये देखेंगे तो बिग कॉर्पोरेट्स का जो एनपी है ना, ये बहुत ज्यादा है. ओके, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ऐसा S4 टाइप का कोई प्रोविजन है भी नहीं. ओके, तो बिग कॉर्पोरेट्स का अगर समझ लो कि उनके पास 100 करोड़ का एनपीए बचा है, मतलब उन्होंने बैंक के पास लोन दिया था और 100 करोड़ एनपीए हो जाएगा, तो क्या करता है आरबीआई का एक ऐसा प्रोविजन है सरफेस एक्ट करके. ओके, वो सरफेस एक्ट के तहत उसको ले लेगा, मतलब अ, जिन्होंने जिन्होंने क्रेडिट किया था, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो क्या करेगा, उस कंपनी का जिसका इतना कर्जा बचा है उसको ले लेगा और उसको मतलब रीवर्क करेगा, उसको रिस्ट्रक्चर करेगा, उसके मैनेजमेंट को भी हैंडल करेगा. बट ये 50% के ऊपर का इक्विटी नहीं ले सकता वो जिन्होंने लोन दिया है. किसका? जिस कंट्रीज ने इनका लोन लिया है, तो उसी को सस्टेनेबल, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल रिस्ट्रक्चरिंग. सस्टेनेबल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ही है कि यार 50% के ऊपर का मतलब जो स्टेक्स है वो कंपनी का जाएगा नहीं. ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कर्जे में डूबा हुआ कंपनी रहता था तो मोस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स क्या करते थे, उस कंपनी को ले लेते थे पूरा ही और डेट माफ कर देते, कंपनी का पूरा इक्विटी ले लेते थे. लेकिन उनका भी नतीजा अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर भी वो उसका उसका डेट रिकवर नहीं कर पाए. ओके, सो दैट्स व्हाई आरबीआई लॉन्च सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एसेट. ओके, सो आवर आंसर इज बी. नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स इज यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20. यार चलो, मैंडेट, बेसिक मैंडेट पे कभी भी खेलने का. G20 का मैंडेट है फिनेंशियल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी. ये अपना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद ही बना था ना. ओके, डिप्रेशन एंड ऑल. सो दैट्स वाई G20 का मेन, अभी तो जियोपॉलिटिकल भी काम कर रहा है इकोनॉमिक्स के साथ साथ में, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ यूएन एंड ऑल. सो G20 का अल्टीमेट एम ऐसा थोड़ी है कि यार क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को देखना. तो ऐसा कुछ तो भी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग भी दिया रहता है, और G20 का जो अल्टीमेट एम है ना, उसी पे क्वेश्चन आएगा. सो G20 मोस्ट ऑफ द टाइम्स डूइंग इकोनॉमिकल काइंड ऑफ थिंग्स, तो क्लाइमेट चेंज का तो करेगा नहीं, तो रॉन्ग. क्लाइमेट क्लीन एयर पोल्यूशन फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. चलो अगर देखेंगे तो क्लाइमेट क्लीन एयर बोल रहे हैं ना, और मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इज आर पोल्यूटेंट्स, तो उसका तो फोकस करेगा ही. इतना जनरल है. बी इज और राइट आंसर. थर्ड बोल रहा है, इंडियन ओशन डाइपोल, कौन सा करेक्ट है उसमें? IOD phenomenon is characterized by difference in the sea surface temperature between tropical western Indian Ocean मतलब यहाँ का, गॉट इट, एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन मतलब उस साइड का. यार ऑब्वियसली इसका लेंगे ना, ये दोनों का लेंगे, ये दोनों का लेते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशन का लेते हैं. ओके, तो ये पैसिफिक का ऐसा जानबूझ के डाला गया है, ये एल निनो का और ला निना का फिनोमेना इन्होंने मिक्स कर दिया है. तो अगर इंडियन ओशन डाइपोल है तो उसका सिनोनिमस कंसेप्ट है एल निनो और ला निना. तो क्वेश्चन में जानबूझ के उसका डाल दिया है, तो मैंने पहले ही बोला था कि इंटरचेंज कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो ऐसे ज्योग्राफी में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एप्लीकेबल रहता है, ये ट्रिक. ओके, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड बोलता है कि IOD फिनोमेनन कैन इन्फ्लुएंस एल निनोज इम्पैक्ट ऑन मानसून. यार मानसून इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जियोग्राफिकल फिनोमेनन है मानसून, बिकॉज कौन सी चीज का आप इम्पैक्ट करती है अभी तक IMD और बहुत बड़े बड़े क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस और ओके मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता. तो IOD फिनोमेनन कैन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली, तो बी इज और राइट आंसर. नेक्स्ट, इफ यू वांट टू सी द घारियाल्स in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? ओके, तो यहाँ पे यार उसका कैसे करने का है, तो ये तो चैम्बल में रहता है. ओके, तो घारियाल्स ऐसे ब्रॉड जो क्रिएचर्स है, एनिमल्स है, उनका अपने को हैबिटेट जनरली पता होना चाहिए, और ये आपको याद भी करना पड़ेगा. गॉट इट, बी. नेक्स्ट इज अबाउट इंडियन ओशन नवल सिम्पोसियम. Inaugural Indian Ocean Naval Symposium was held in India
okay, in 2015, okay, under the chairmanship of Indian Navy. 3 facts. The probability of being wrong is very high. Okay, that's why we can make it wrong if even if we don't know, because 3 फैक्ट्स दे रखा है और उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना इजी रहेगा अगर एक भी गलत कर दिया, यहाँ पे ईयर चेंज कर दिया, इंडिया चेंज कर दिया और नेवी चेंज कर दिया, गॉट इट, तो ये गलत हो जाएगा. सेकंड बोल रहा है कि इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसिस इज एन वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ द लिटोरियल स्टेट ऑफ इंडियन ओशन रीजन. जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, सही होने के चांसेस बहुत हाई. बी इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट बोल रहा है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा. बोधिसत्वा Padma Pani is one of the most famous and oft illustrated painting at. This is from Ajanta. Okay. Next, चाहिबा साहिब फेस्टिवल्स. चाहिबा साहिब, यार थोड़ा सिंधी नाम लग भी रहा है तो हम इटिमोलॉजी पे जा सकते हैं इसी काइंड ऑफ क्वेश्चन को. ओके, तो 1 इज करेक्ट. ये बोल रहा है कि नंदराज जाट यात्रा, चलो इसको होल्ड करते हैं. थर्ड बोल रहा है कि वारी वारकरी, सबको पता है कि दिस इज भक्ति मूवमेंट, दिस केम फ्रॉम भक्ति मूवमेंट फ्रॉम इंडिया. Okay, Warkaris. Okay, so that's why these are not from Santals. This is from general Maharashtrian publics. Warkaris. Third is wrong, definitely. और ऐसा तो रहेगा नहीं कि ऑल गलत है. पहले ही देखा हमने साहिब तो सिंध इसको रिलेट भी हो रहा है. फर्स्ट इज और राइट आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर. वाटर कंजर्वेशन को कौन हेल्प करेगा? अगर इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि ऐसा देखेंगे कि यार कौन सा डायरेक्टली मतलब वाटर को मॉइस्ट मतलब इवेपोरेट और माइक्रो इरिगेशन की तरफ काम कर रहा है. तो पहला बोल रहा है कि जीरो टिलेज ऑफ द लैंड. अगर टिलेज नहीं रहेगा, ओके, तो अगर उसका लैंड है तो उसका लैंड जो है ना, तो वो ज़्यादा मतलब उसकी बुनाई नहीं होगी और उसके उसके बीच में जो वाटर और एयर का इंटरफेस है वो कम हो जाएगा. तो उसको मतलब उसको ऑब्वियसली वाटर का जो फीड है वो कम ही लगेगा. तो दिस इज राइट ऑप्शन. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जीरो टिलेज एग्रीकल्चर प्रमोट भी करते हैं बिकॉज देर इज नो नीड टू टिल लैंड एवरी टाइम, बिकॉज उससे फिर पोल्यूशन भी बढ़ता है और उसके वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम भी हो जाती है. दैट्स वाई ज़्यादा इरिगेशन प्रैक्टिस करना पड़ता है हमें. तो सेकंड इज फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड बोल रहा है कि अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड. यार ये जानबूझ के डाला गया स्टेटमेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर लैंड ज़्यादा एसिडिक हो गया ना तो जिप्सम अप्लाई करते हैं. तो सेकंड इज रॉन्ग. थर्ड बोल रहा है अलोइंग क्रॉप रेसिड्यू. यार अगर क्रॉप रेसिड्यू लैंड के ऊपर ही रहने देंगे तो डायरेक्टली एयर और लैंड का इंटरफेस जो कम हो जाएगा, तो मॉइस्चर होल्डिंग होगा और मॉइस्चर होल्डिंग होगा तो कम वाटर लगेगा, तो वाटर कंजर्वेशन होगा. तो अपना आंसर बचेगा सी. ओके. नेक्स्ट वन इज अबाउट सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. ये बोल रहा है कि इसका एम क्या है. गॉट इट. तो ये बोल रहा है कि एक्सपांडिंग द कल्टिवेबल एरिया. यार अब ये बोल रहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब सॉइल की हेल्थ देख रहा है ना ये, तो कल्टिवेबल एरिया का एक्सपांशन इसकी स्कीम की तो मैंडेट तो रहेगा नहीं ऑब्वियसली. पहला तो गलत हो जाएगा. ओके. अगर सेकंड बोलेंगे कि इनेबलिंग द बैंक्स टू असेस द क्वांटम ऑफ द लोन्स टू बी ग्रांटेड टू द फार्मर्स. यार ये तो सॉइल की बात कर रहा है. सॉइल की क्वालिटी देख के थोड़ी लोन देते हैं. ओके, वो तो क्रॉप को देख के देते हैं क्रॉप लोन में. ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड बोल रहा है कि चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये तो ऑब्वियसली मैंडेट हो सकता है बिकॉज कितना फर्टिलाइजर देना है इस सॉइल की ओवरऑल मतलब पोजीशन उसकी हॉरिजॉन को देख के उसका हेल्थ को देख के बता जा सकता है ना. तो थर्ड इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर. नेक्स्ट वन इज अबाउट दी ये बोल रहे हैं कि उसमें कौन से मतलब केमिकल पाए जाते हैं. लिपस्टिक में लीड होता है ऑब्वियसली, ये न्यूज़ में भी था. सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड है इसलिए तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से हमें एनर्जी आता है इंस्टेंट. ओके. थर्ड बोल रहा है चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट. यस यार, ऑल दीज आर करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, अब चलो अभी साइंस का क्वेश्चन है. अगर अच्छी टेक्नोलॉजी नए से इन्वेंट हुए, ओके, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, तो उसके अच्छे होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे. ओके. सो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड आर यूज टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओएलईडी. एडवांटेज पूछ रहा है. ये बोल रहा है कि ओएलईडी डिस्प्ले कैन, ओके, पॉसिबिलिटी कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल. कैन है तो यार कर ही सकते हैं. नेक्स्ट बोल रहे हैं कि रोल ऑफ डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग. यस, ये भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडी. यार यस, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. सब पॉसिबल है. थर्ड बोल रहा है विच इज फेमस फॉर सन टेम्पल. चलो सन टेम्पल पता भी नहीं तो, लेकिन ओमकारेश्वर तो पता होगा, एमपी में है.
ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से बहुत फेमस है। ओके, तो ये तो अपने महादेव टेम्पल है, ये तो सन टेम्पल रहेगा ही नहीं, और उनको यही चाहिए, उनको चाहिए कि यार बाकी के नहीं भी पता तो ओमकारेश्वर तो मिनिमम पता ही चाहिए। थर्ड रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन इज वन ए ओनली। मतलब अगर सही पता भी नहीं, अगर क्वेश्चन का सही पता भी नहीं, तभी भी उसके रॉन्ग तो बेसिक कॉमन रॉन्ग कौन सा है वो पहचान अगर आपने बना लिया तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50%। यार ऐसा थोड़ी हम यूज करते फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम। यहाँ पे जिसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं, अगर सपोज 10 वोट्स है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसा थोड़ी कि 5 होने चाहिए, ऑब्वियसली नॉट। अगर 4 लोगों ने वोट किया ही नहीं, मतलब 6 लोगों ने वोट किया, एक को 4 मिले एक को 2 मिले, डिस्पाइट 50% से कम 4 ही मिले, स्टिल द कैंडिडेट इज गेट विन। तो एटलीस्ट 50% का ऐसा कुछ क्राइटेरिया यही पे है ही नहीं, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड बोल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रोविजन बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी एंड डेप्यूटी स्पीकर टू अपोजिशन। यार ये तो कन्वेंशन है, डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट अपोजिशन को जाता है, दिस इज कन्वेंशन एंड नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो आवर आंसर इज टी। मैंने बोला भी है कि मोस्टली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन बोल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रॉन्ग ही हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑकर्ड इन इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या क्या होता है? फर्स्ट बोल रहे हैं शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली। चलो होल्ड करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा पॉसिबल भी नहीं यार कि यार एकदम से जीडीपी बढ़ गया, ये तो पॉसिबल उसका बहुत चांसेस ही कम है ना। ओके, इनॉर्मसली तो नहीं बढ़ा है, अभी भी अपना कंट्रीब्यूशन अराउंड 16 to 70% है। इनॉर्मसली तो कभी अभी भी नहीं बढ़ा है, तो तभी कैसे बढ़ जाएगा, तो कम हो गया ऐसा थोड़ी है, पहले तो रॉन्ग कर देंगे। सेकंड बोल रहा है शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। यस, हमने बॉर्डर्स को, जो पहले रिजिड बॉर्डर्स थे उनको ओपन कर दिया, ट्रेड फ्री फ्लोइंग हो गया, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही इंडिया का, दैट्स व्हाई आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हेल्प हुआ। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड बोल रहा है एफडी इनफ्लोज इंक्रीज। यस, एफडी इनफ्लोज आल्सो इंक्रीज। थर्ड बोल रहा है इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज इनॉर्मसली। इनॉर्मसली मतलब ऐसा स्पाइक हुआ, एक्सपोनेंशियल राइज हुआ। अब ओके, तो क्यों क्यों हुआ? बिकॉज पहले अपना इंपोर्ट कवर सिर्फ अराउंड 1 वीक के अराउंड बचा रहता, मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत अराउंड मतलब 10 to 20 यूएस डॉलर तक रह गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा बढ़ा बिकॉज हमको आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी मिला, और हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ गए बिकॉज ऑफ ट्रेड बैलेंसिंग। सो 4 इज द करेक्ट आंसर, डिस्पाइट यहाँ पे इनॉर्मसली है, लेकिन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे कभी कभार ऐसे इनॉर्मसली के भी स्टेटमेंट सही होते हैं, जब जो कि बहुत मतलब रेयर होते हैं, लेकिन समटाइम्स इट इज आल्सो करेक्ट। बी इज आवर राइट आंसर। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स, और क्या बोलते हैं उसको, बाकी के सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स, दीज आर दी टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर सोमैटिक सेल को हम यूज कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल उसका जो है ना, अगर सोमैटिक सेल को हमने अगर है क्या कर दिया, अगर उसका लैब में कुछ कर दिया, उसको फर्टिलेट कर दिया, तो उसका क्या होगा? क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स होगा। ओके, तो उसका क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स होगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी, इस सब टेक्नोलॉजी आपको पता चाहिए, बिकॉज यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बायोटेक पे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। थर्ड बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। यस सर, एनपीसीआई तो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करता है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करता है, मतलब मोबाइल फोन्स के यूसेज से हम इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। सेकंड बोल रहा है एनपीसीआई हैज लॉन्च रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम। यस, एनपीसीआई हैज ऑब्वियसली लॉन्च्ड इट। यस, सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, यम स्ट्रिप्स। यार नाम में ही स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स से मतलब ऐसे स्ट्रिप्स है। कैप्टिव ब्रीडिंग इन वाइल्ड फोना, रॉन्ग, स्ट्रिप्स का कुछ मतलब ही नहीं। मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ये क्या बोल रहा है? टाइगर रिजर्व का मेंटेनेंस बोल रहा है, ये भी आंसर अपना क्या है? टाइगर रिजर्व। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स टाइगर पे स्ट्रिप्स पाई जाती है, यू नो, स्ट्रिप्स रहते हैं टाइगर्स पे, और हर एक टाइगर के स्ट्रिप्स अलग अलग होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन हेल्प टू मैप दी अमाउंट एंड नंबर ऑफ टाइगर्स। दैट्स व्हाई मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व के लिए ये अच्छा चीज है। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। कुछ टाइम पे आप नाम को अनफोल्ड करके भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। स्ट्रिप से वो तो टाइगर पे रहती है। व्हाट इट, जीएसटी क्या एडवांटेज पूछ रहा है? इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस। यस, इस इज, और सिंगल मार्केट बोल रहा है। यस, दिस इज रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेकंड बोल रहा है इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के यहाँ पे आता है, और वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से
रहता है। और अगर जीएसटी हम लागू कर देंगे तो अपना इम्पोर्ट बहुत एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यार, कुछ 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 अमाउंट में बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ये तो रॉन्ग है। इट विल इनॉर्मसली, एक्सट्रीम वर्ड, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड विल इनेबल ओवरटेक चाइना। कितना कितना मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट, यस वी विल ऑब्वियसली गोइंग टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर, बट इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी। यार ये तो बहुत मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट है, गलती से और जानबूझ के डाला गया हुआ स्टेटमेंट से, तो 81 का अपना आंसर हो जाएगा ए ओनली। अब ये बोल रहा है कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इन समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंटेक्स्ट ऑफ, सो यहाँ पे हम यूरोपियन यूनियन से हमें निगोशिएट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द डील एंड आवर मिनिस्टर सेल्ड इट इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल डील्स। ओके, तो अगले क्वेश्चन में आ भी सकता है, अगले प्रीवियस मदर ऑफ ऑल डील्स कौन सा, यूरोपियन यूनियन। ओके, 83 question, India has ratified trade facilitation agreement at WTO. Yes, India has ratified most of the times। अगर ऐसे कुछ multilateral organizations के कुछ agreements होते हैं ना, most of the times इंडिया ने साइन ही किए होते हैं। Got it? तो अब इस लॉजिक से भी जा सकते हो, और इंडिया बिलीव करता है मल्टीलैटरलिज्म में। ओके, सेकंड बोल रहा है कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ WTO Bali ministerial packages. This is also correct. ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट came into force in January 2016। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका कुछ लॉजिक नहीं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। चाबार पोर्ट बोल रहा है, यार चाबार पोर्ट हमने ईरान में मतलब हमारा बन रहा है, उससे क्या होगा, हमारा डायरेक्ट सेंट्रल एशिया का जो कनेक्टिविटी ना, ड्यू टू पाकिस्तान अब हमारे कार्गो उनके नेशन से जाने नहीं देता। ओके, दैट्स वाई हमें हवाई मार्ग से उस पार्सल को हमें एक्सपोर्ट करना होता है, जिसका जो कॉस्ट हो जाता है वो बहुत बढ़ जाता है, और इसलिए उसका कॉम्पिटिटिवनेस जो होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने मुंबई को चाबार को लिंक कर दिया, और चाबार से हम अफगानिस्तान से होते सेंट्रल एशिया और आगे रशिया तक अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे रहेगा, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ चाबार पोर्ट। नेक्स्ट वन, इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। यार अगर साइबर सिक्योरिटी कहीं पे भी हुआ इन तीनों में से, तो रिपोर्ट करना तो यार मतलब इन तीनों को ही मैंडेटरी रहेगा ना, तभी तो गवर्नमेंट को डेटा पता चलेगा। और इनको अगर सपोज डेटा ब्रीच हो रहा है यार, कौन सी एजेंसीज कर रही है, मतलब ये एक टाइप का पुलिसिंग का ही काम है ना गवर्नमेंट का। ओके, सो तीनों को ही मैंडेटरीली ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, राइट टू वोट इज एंड इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट तो नहीं है यार, नेचुरल राइट तो नहीं है, बिकॉज हम नेचुरल राइट्स मतलब जो ऐसे राइट्स है कि जो हमें मतलब हमें बॉर्न होते ही मिलते हैं, ड्यू टू दी वर्च्यू दैट वी आर ह्यूमंस। ओके, सो पहले ह्यूमंस हम पहले ही आए थे, तब से ही हमें नेचुरल राइट्स है, लेकिन तब तब उस टाइम से ही हमें राइट टू वोट है क्या, नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। लीगल राइट है क्या, नहीं यार, तो राइट टू वोट तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट्स इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इलिसा दिस इज अ प्रोजेक्ट टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स एक्चुअली। ओके, लेकिन उसका काम क्या है, अगर ब्लैक होल हुआ था, ओके, अगर ब्लैक होल नहीं, सॉरी, अगर बिग बैंग हुआ था तो उस टाइम पे एक टीनी स्मॉल इनडिफाइनाइट जो पार्टिकल का बस्ट हुआ था। ओके, तो उस टाइम पे कुछ तो भी अपने स्पेस टाइम कॉन्टिनम में कुछ मोमेंटरी वेव्स तो बने थे ना, वेव्स बने थे। तो अगर वो वेव्स बने थे तो अभी भी वो वेव्स कहीं तक तो ट्रेवल्स करते होते होंगे ना। ओ, तो उस वेव्स को अगर डिटेक्ट करना हो तो उसको ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं, उसका काम वो इलिसा करता है। और अगर कहीं पे डिस्टेंट प्लेस पे अगर ब्लैक होल का एक्सप्लोजन हुआ होगा तो वो भी ग्रेविटेशनल वेव्स लॉन्च करेगा, तो वो धीरे धीरे आके हमारे अर्थ तक आएंगी, और अर्थ आएंगी तो इलिसा उसको डिटेक्ट कर देगा, तब से हमें पता चलेगा कि कहीं पे भी तो ब्लैक होल का एक्सप्लोजन हो रहा है। गॉट इट। चलो, विद्यांजलि योजना टू एनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ओपन देयर कैंपस इन इंडिया। फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चलो इसको होल्ड करते। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटी। यार कितनी अच्छी चीज बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भी हेल्प लेंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाएंगे। गॉट इट। तो इसके सही होने के चांसेस बहुत हाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंकरेज वॉलेंटरी मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। यार गवर्नमेंट का यार बहुत ज्यादा फाइनेंशियल उसका स्टेटस है, वो ऐसा फाइनेंशियल वॉलेंटरी मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरफ से लेगा ही नहीं।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके। और उसको करना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स, बिकॉज गवर्नमेंट का जीडीपी का अराउंड 2.5% हम अभी तक, मतलब अराउंड 3% हम जीडीपी का एजुकेशन पे डाल रहे हैं। और ये हमारा इतना ज़्यादा बजट है कि हम वॉलेंटरी मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन क्यों लेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को? कितना इलॉजिकल स्टेटमेंट है। थर्ड रॉन्ग हो गया, और टू तो ऑब्वियसली बराबर था, ओके। लेकिन पहला अगर देखोगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं ना, हम हमारा को बेसिक विद्यांजलि मतलब विद्या, ओके, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नहीं बोल रहा है, ये बेसिक विद्या बोल रहा है। बेसिक विद्या बोल रहा है मतलब बेसिक एजुकेशन बोल रहा है। तो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का ये कुछ बात ही नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई ओनली 88 का ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड बोल रहा है कि उन्नत भारत अभियान, ओके। ये बोल रहे हैं अचीविंग 100% लिटरेसी बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटी, ओके। सेकंड बोल रहा है कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। दिस इज द करेक्ट आंसर। और एक उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस टाइम 2016 में, 17 में। द इलेक्शन कमीशन इज अ 5 मेंबर बॉडी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे फैक्ट्स रॉन्ग देता है, ओके। तो 90 में इलेक्शन का कमीशन का जो 5 मेंबर बॉडी रॉन्ग हो जाएगा, मोस्टली 3 मेंबर बॉडी रहता है, चीफ इलेक्शन एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। सेकंड बोल रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइडेड द इलेक्शन शेड्यूल। या क्यों फिर इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया हमने? अगर होम अफेयर्स डिसाइड करेगा तो सब इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिसाइज हो जाएगा, पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बचा ओनली 3। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट। यस, इलेक्शन कमीशन भी रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को। डी इज राइट आंसर। इफ इंडिया इफ स्पीसीज ऑफ टॉर्टाइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 of the Wildlife Act 72, what does it imply? ये बोल रहा है it enjoy the same level of protection as tiger। अगर आपको पता चाहिए कि टाइगर also enjoys the schedule 1 status, और अगर टॉर्टोइज को भी शेड्यूल 1 दे देंगे तो सेम ही लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉय करेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी टॉक्स अबाउट इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड। भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ में ही रखना है हमने, और ये बोल रहा है कि नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट से, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इट इज एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। एंडेमिक का कोई बात ही नहीं। एंडेमिक का बात होता तो हम ग्लोबल हॉटस्पॉट को देखते, ओके। एंडेमिक का क्राइटेरिया वही पे है, यहाँ पे तो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है यार, ये तो सबको पता चाहिए, ओके। द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। दिस इज द करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यार सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पहले हुआ था, ओके। जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को कैंसिल किया था तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसी में अराउंड 30s में, 30, 31, 32 में। तो उस टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। देन क्विट इंडिया मूवमेंट 41 एंडिंग टू 42 में हुआ था, और देन म्यूटिनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, ओके। सो अपना आंसर हो जाएगा 93 का सी, 321। नेक्स्ट बोल रहा है कि टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज। स्टेडी इंक्रीज का मतलब ऐसा होता है कि ये सपोज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये फर्स्ट ईयर में यहाँ था, सेकंड ईयर में भी यहाँ रहेगा, थर्ड ईयर में भी यहाँ रहेगा, फोर्थ ईयर में यही होना चाहिए। ऐसा ऐसा ग्राफ चाहिए स्टेडीली। अगर सपोज ऐसा होगा, ऐसा भी हो गया और ऐसा हुआ, तो स्टेडीली इंक्रीज का उसका मतलब नहीं रहेगा, इसलिए ये बहुत स्पेसिफिक है। और स्टेडीली इंक्रीज कोई भी चीज का होना बहुत कम पॉसिबल है, ओके। सेम फिजिकल डिफिसिट एज परसेंट ऑफ जीडीपी इंडिया स्टेडीली इंक्रीज। यार कैसे गवर्नमेंट का एफआरबीएम एक्ट भी तो है, फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल लाने के लिए गवर्नमेंट को बोल मतलब नच करता है, इसलिए गवर्नमेंट समटाइम्स फिजिकल डिफिसिट को कम भी करता है, ओके। दैट्स व्हाई स्टेडीली इंक्रीज नहीं होगा। सो आवर आंसर इज 94 का डी, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट रिसेंटली देयर वर प्रपोजल्स टू ट्रांसलोकेट द सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन द गुजरात टू विच ऑफ द नेचुरल हैबिटेट उनका गुजरात में कौन सा है? गिर, ओके। तो कौन से में हम ट्रांसलोकेट करेंगे? यार गिर का जो हम ब्रॉडर क्लाइमेटिक नीश है, अगर वो देखेंगे तो किसके साथ मैच होता है, हाँ वो हम देखेंगे। अगर हमें डायरेक्टली पता भी नहीं होता, वो तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, कुनूप में कर रहे थे। लेकिन कॉर्बेट अगर देखोगे, ये तो नॉर्थ में, ये बहुत हिमालयस के अंडर है, तो कोल्ड एनवायरमेंट लायंस डोंट लाइक, ये तो कट हो गया। थर्ड बोल रहा है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यार गिर का जैसा इन्वायरमेंट है वैसा मधुमलाई का कैसा हो सकता है? मधुमलाई तो ना ट्रॉपिकल रीजन में आता है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होता है, और लायंस डोंट लाइक ज्यादा बारिश। थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कुनो पालपुर और सारिस्का बच गए, ये हमारे राजस्थान में है सारिस्का, कुनो पालपुर है एमपी में। सो हम जाएंगे कुनो पालपुर। 96, which of the following not necessarily the consequences of proclamation of president's rule? Dissolution of state legislative assembly, पहले ही बोला है सिनोनिमस कंसेप्ट, ये होता है सस्पेंशन, ओके। सस्पेंशन होता है नॉट की डिसोल्यूशन, बिकॉज अगर डिसोल्यूशन कर देंगे तो फिर इलेक्शन लेना पड़ेगा, तो सस्पेंशन ही करेंगे, ओके। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकल जाएगा, 97 का डी, ओके। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है यार, ये तो सबको पता चाहिए, ओके। द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। दिस इज द करेक्ट आंसर।
removal of council of minister. This is correct statement. Dissolution of local bodies, not entirely related. लोकल बॉडीज का कोई रहता भी नहीं और उनको यही चाहिए. प्रेसिडेंट रूल में लोकल बॉडी का कोई रोल ही नहीं होता है. थर्ड निकाल देंगे हम अपने आंसर तक. ओके नहीं सॉरी आई वॉज इनकरेक्ट. यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट नेसेसरीली कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट कॉन्सिक्वेंसेस. तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज तो होगा नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं होगा, तो उसका आंसर बन जाएगा 1 and 3. और रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो दिस इज द फैक्ट. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ओके, अगर ये देखेंगे तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है आर्टिकल 18 में. अगर 14 to 18 देखेंगे आर्टिकल्स, ये हमारे राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, इक्वालिटी बेस्ड राइट्स है. तो ये तो यहाँ पे कट हो जाएगा, दो को ही कट करना है हमें. उनको दे वांट जस्ट थिंग्स टू इलिमिनेट दिस टू, और अपना आंसर बन जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार. और अगर देखेंगे तो कौन सा ज़्यादा पास में है, तो अपना वो सुमात्रा है. अगर जियोग्राफिकली आप देख सकते हैं मैप. ओके, नेक्स्ट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म. यार क्रिटिसिज्म क्यों मिनिमाइज करना है? अगर क्रिटिसिज्म ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी. मिनिमाइज करेंगे तो ये अथॉरिटेरियन की तरफ लेके जाएगा गवर्नमेंट को. फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड बोल रहे, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग. एक्टिविटीज को क्यों स्पीड अप करना है यार? एक्टिविटीज को स्पीड अप करेंगे तो गलत चीज़ें भी हो सकती है ना. ओके, सो अच्छी एक्टिविटीज को स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक्टिविटीज को नहीं स्पीड अप करना है. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility. This is the right statement. Article 74 में इसका मेंशन है. C is our answer. Last question. Which of the following is not the feature of Indian federalism? अगर ऐसे फीचर्स को देखेंगे तो इंडियन फेडरलिज्म को हम यूएस के फेडरलिज्म से कंपेयर करेंगे, और बिकॉज यूएसए इज अ वेरी आइडियल टाइप ऑफ फेडरल कंट्री. ओके, आइडियल टाइप ऑफ फेडरल कंट्री, तो उसको कंपेयर करने का. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए में है क्या? यस. सो दिस इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म एंड इंडियन फेडरलिज्म आल्सो. पावर हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. यस. शेड्यूल 7, आर्टिकल 246, दिस आर द पार्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. थर्ड बोल रहा है फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज यूपी को अराउंड ज़्यादा सीट्स है और सिक्किम को एक ही सीट है, तो सब फेडरेटिंग यूनिट्स को सेम इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इंडिया में इन राज्यसभा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ये बोल रहा है इट इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. दिस इज द यूएसए. तो जानबूझ के यूएसए का स्टेटमेंट दे रहा है, बिकॉज इंडियन स्टेट्स आर नॉट बाइंडेड बाय एग्रीमेंट. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. यहाँ पे हमारा 2017 का खत्म होता है, और मैंने 2018 का लेक्चर कुछ दिनों में अपलोड करूंगा. उससे पहले आप ऐसी चीज़ों को एक बार रिमेंबर करके 2018 का पेपर खुद से पहले सॉल्व कीजिए, खुद के ट्रिक्स बनाइए. मैंने जो आपको पहले ट्रिक्स बताए उनको लेकर सॉल्व कीजिए. फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2018 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज करेंगे. बाय बाय.